संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में फिर से आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे राष्ट्रीय आय के बारे में, और हमने कुछ फॉर्मूले समझने की कोशिश की थी कि राष्ट्रीय आय और जो घरेलू आय है क्या होता है। जीडीपी, जीएनपी, ये सब हम समझ रहे थे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि परिभाषा अगर बोलनी हो तो परिभाषा किस प्रकार से बोली जा सकती है, तो वो भी हमने देखा था। तो एक बार उसका हल्का सा रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। कोई आपका डाउट रह गया होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, और जो रिवीजन करेंगे उसी से फिर आगे समझ में भी आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको एक बार मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। जैसे हमने ये देखा था कि जीडीपी और दूसरा शब्द था जीएनपी। इसी तरीके से मैंने आपको लास्ट में समझाया भी था। मैंने कहा था जीडीपी जब हम पढ़ते हैं तो डोमेस्टिक बाउंड्री में जो भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को काउंट करते हैं। और चूंकि डोमेस्टिक बाउंड्री है तो प्रोडक्शन कौन करेगा, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन इंडियन भी कर सकते हैं और फॉरेनर भी। प्रोडक्शन किसका होता है हमेशा, ये आप सब लोग जानते हैं, प्रोडक्शन वस्तुओं और सेवाओं का, अंतिम वस्तु और सेवाएं। यहाँ जो इंडियन बोला उसको हमने बाद में बोल दिया था निवासी, और जो फॉरेनर लिख रहा हूँ मैं इसको बोल दिया था हमने गैर निवासी। तो जीडीपी में निवासी और गैर निवासियों द्वारा उत्पादन के माध्यम से अर्जित कारक आय शामिल होती, और ये कारक आय कहाँ से अर्जित की गई, तो आंसर घरेलू सीमा में। तो अगर हम इसकी परिभाषा बोलनी हो कि एक वित्तीय वर्ष में निवासियों और गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय जीडीपी कहलाती है। फिर हम जब जीएनपी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि जीएनपी में जो जीडीपी का हिस्सा है, जीडीपी में कौन कौन थे, इंडियन और फॉरेनर दोनों। तो फॉरेनर्स अपनी इनकम अपने कंट्री ले जाएंगे, तो इसको माइनस कर देंगे, इसको जीडीपी में से माइनस कर देंगे। और जो इंडियन जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं वो अपनी इनकम इंडिया में ले आएंगे, तो उसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। अर्थात जीडीपी में से गैर निवासियों की आय हटा दी हमने। गैर निवासी कहाँ काम कर रहे थे, ये देखो कहाँ काम कर रहे थे, घरेलू सीमा में। तो जीडीपी में से घरेलू सीमा में गैर निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय को हटा दिया गया, और निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के बाहर जो कारक आय अर्जित की जा रही थी उसको जोड़ दिया गया, तो जीएनपी बन जाता है। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, और मैंने आपको बताया था परिभाषा कैसे बोली जा सकती है। लास्ट क्लास में हमने दो फॉर्मूले और भी देखे थे कि साधन लागत और बाजार मूल्य में अंतर क्या है, और ग्रॉस और नेट में अंतर होता है डेप्रिसिएशन का। यानी सकल और निवल जो दो शब्दावली हैं, इन दोनों में मूल्य ह्रास का अंतर होता है। मूल्य ह्रास का तात्पर्य है मेंटेनेंस कॉस्ट, इंजन की घिसावट या वस्तुओं की घिसावट, पूंजी की घिसावट कहें शुद्ध इकोनॉमी की भाषा में। तो ये हमने जो दोनों पढ़ा, अब इसी से मैं आपको एक और टेबल समझा रहा हूँ, उसको देखें। अगर हमसे कोई पूछे कि राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में संबंध क्या है, एक शब्द है राष्ट्रीय आय, दूसरा शब्द है घरेलू आय। इंग्लिश में देखें तो इसे बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम और इसे बोलेंगे नेशनल इनकम। ठीक है, जब भी हम डोमेस्टिक इनकम बात करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम मतलब डोमेस्टिक बाउंड्री में सृजित की जाती है, और डोमेस्टिक बाउंड्री में जो इनकम सृजित करेगा वो कौन करेगा, तो एक तो निवासी डोमेस्टिक बाउंड्री में काम कर रहे हैं, प्लस गैर निवासी, दोनों ने घरेलू सीमा में आय सृजित की है। कौन सी आय, कारक आय। वो मैंने आपको पहले बोला है कि कुछ शब्द फिक्स रहेंगे, जैसे एक वित्तीय वर्ष है या कारक आय, ये शब्द फिक्स रहेंगे। तो निवासियों द्वारा और गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय घरेलू आय बन जाएगी, उनका टोटल करेंगे वो घरेलू आय बन जाएगी। तो इससे एक बात और पता चलती है कि इसमें घरेलू सीमा के बाहर यदि निवासियों ने कारक आय अर्जित की है, निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय, वो शामिल नहीं की जाएगी घरेलू आय में। डाउट नहीं रहे, मैं आपको एक हल्की सी ट्रिक भी समझा रहा हूँ कि जब हम घरेलू आय शब्द बोलते हैं तो हमें घरेलू सीमा में रहना है। जो घरेलू सीमा के बाहर है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, चाहे फिर वो निवासी हो या गैर निवासी। तो घरेलू सीमा में कौन होते हैं, निवासी भी हो सकते हैं और गैर निवासी। तो इन दोनों की आय को घरेलू आय में शामिल किया गया है। और अगर हमें राष्ट्रीय आय निकालनी अर्थात नेशनल इनकम, तो मैंने कहा था कि नेशनल निकालते समय हम केवल निवासियों पर फोकस करेंगे, निवासी वर्ड पर फोकस करेंगे। निवासी कहाँ हो सकते हैं, कुछ निवासी हो सकते हैं जो घरेलू सीमा में काम कर रहे हों, और कुछ निवासी हो सकते हैं जो घरेलू सीमा के बाहर भी कार्य कर रहे हैं, अर्थात जिनको हम कह रहे थे कि विदेश से पैसा भेज रहे हैं,
तो उनको यहाँ पे घरेलू सीमा के बाहर। निवासी लोगों की इनकम काउंट करनी है राष्ट्रीय आय में। अब आप देखिए, निवासी लोगों की इनकम काउंट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो गैर निवासी घरेलू सीमा में इनकम अर्जित कर रहे थे, उनकी इनकम को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। कॉम्प्लिकेट नहीं होना, नहीं तो आपको सिर दर्द हो जाएगा, बोलेंगे सर समझ ही नहीं आया, आपने इतना कुछ पढ़ा दिया। आराम आराम से ध्यान से बातें सुनोगे तो ही समझ में आ पाएगा, और डाउट हो तो इससे समझे। देखिए, जीडीपी यानी डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक में केवल निवासी और गैर निवासी, और नेशनल में केवल निवासी, चाहे फिर वो घरेलू सीमा के अंदर थे या वो निवासी जो घरेलू सीमा के बाहर थे। उसी बात को मैंने यहाँ पर शब्दावली भाषा के रूप में लिखा है कि नेशनल इनकम में निवासी केवल कहाँ हो सकते हैं, या तो घरेलू सीमा में या घरेलू सीमा के बाहर। और अगर घरेलू आय निकालनी हो तो घरेलू आय निकालेंगे तो निवासी हो या गैर निवासी, लेकिन होने दोनों घरेलू सीमा में चाहिए। घरेलू सीमा के बाहर कोई भी हो उसे काउंट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार दोनों में एक अंतर समझ में आने लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विदेशी लोग भारत में आकर के उत्पादन कर रहे हैं, यानी मेक इन इंडिया अभियान के माध्यम से यदि कोई कंपनी भारत में आके उत्पादन करती है तो भारत के लिए क्या है? तो कंपनी चाहे किसी भी देश की हो, भारत में उत्पादन मतलब भारत की घरेलू सीमा में। कंपनी हमारे लिए गैर निवासी है, लेकिन चूंकि घरेलू सीमा में, तो हम बोलेंगे इससे डोमेस्टिक इनकम जनरेट होगी, इससे जीडीपी बढ़ेगी। क्लियर हुआ? और भारत के लोग दूसरे देशों में जा करके नौकरियां करते हैं, निवासी घरेलू सीमा के बाहर हैं, तो वो अपना पैसा अपने परिवार को इंडिया में भेजते होंगे, वो हमारी राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाएगा। अर्थात ये जो निवासी लोग घरेलू सीमा के बाहर पैसा कमाते हैं और फिर अपने परिवार को भेज देते हैं, इसे टेक्निकल शब्दावली में रेमिटेंस कहते हैं। रेमिटेंस या हिंदी में संप्रेषण भी कह देते हैं। हिंदी में यहाँ पर कई सारे शब्द यूज होते रहते हैं। निवासी लोग जो घरेलू सीमा के बाहर खाड़ी देशों में, अमेरिका में या चाइना में कहीं भी नौकरी कर रहे, वहाँ से अपने परिवार को भारत में धन भेजते हैं, तो उसे टेक्निकली रेमिटेंस वर्ड यूज़ करते हैं। पूछ लिया जाए कि रेमिटेंस कहाँ जोड़ेगा, तो रेमिटेंस ये था जो निवासी बाहर से ला रहे हैं, ये रेमिटेंस घरेलू राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। क्लियर हुआ? तो राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में एक अंतर और संबंध दोनों समझ में आने लगता है। अब हम बात करेंगे आगे कि ये जो राष्ट्रीय आय और घरेलू आय है, अगर पूछ लिया जाए कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी, इन चारों में से राष्ट्रीय आय कौन सी है, तो देखिए समझें इस बात को क्लियरली कि चारों ही राष्ट्रीय आय की अवधारणा है। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं तो चारों हैं, चारों राष्ट्रीय आय हैं, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए केवल एक नाम जो राष्ट्रीय आय के रूप में सरकार द्वारा माना जाता है, तो वो होता है एनएनपी। फुल फॉर्म क्या होगी? नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी को राष्ट्रीय आय माना जाता है। वैसे अवधारणाएं चारों हैं राष्ट्रीय आय की, लेकिन इसको स्वीकार किया जाता है। अब यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, और आप लोग क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं एनएनपी में क्या शामिल है, तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि शब्द को तोड़ करके आंसर निकाल सकते हैं। प्रोडक्शन, वस्तु और सेवा का अंतिम वस्तु। यहाँ पे लिखा है नेशनल, अर्थात निवासियों के द्वारा। निवासी कहाँ होंगे? या तो घरेलू सीमा में या घरेलू सीमा के बाहर। नेट अर्थात डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया गया। पूरी प्रक्रिया 1 वर्ष की है। अगर ये एनएनपी पूछा जाएगा तो शायद अधिकांश लोग जवाब दे देंगे, इस तरीके से तोड़ करके बना लेंगे वो। लेकिन यूपीएससी क्या करता है, वो क्वेश्चन लिखेगा राष्ट्रीय आय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, और फिर पहला कथन देखें। अब सोचना पहला कथन सही है कि नहीं। पहला कथन बनाया कि इसके अंतर्गत निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के बाहर अर्जित कारक आय को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के बाहर अर्जित कारक आय को शामिल किया जाता है। तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के लगेगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है। आसान तरीका क्या है कि जब राष्ट्रीय पूछा है, राष्ट्रीय आय पूछिए, तो आपके दिमाग में राष्ट्रीय आय तो एनएनपी होती है, और एनएनपी में एन फॉर, यहाँ दूसरा एन जो लिखा है ये नेशनल है, अर्थात केवल निवासी काउंट होंगे, फिर चाहे वो कहीं भी हो। तो आपको ये कथन भारी भरकम नहीं लगेगा। अदरवाइज अगर दूसरा कथन भी लिखा हो तो थोड़ा सा प्रेशर आएगा, और चूँकि एग्ज़ाम में आप ऐसा तो है नहीं केवल इकोनॉमी का एग्ज़ाम देते हैं, अन्य सब्जेक्ट भी होते हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर, नर्वसनेस बढ़ जाती है। इसीलिए
आसान तरीके से अगर आप इसको समझें कि राष्ट्रीय आय से संबंधित अगर कथन पूछे जाएं तो केवल और केवल निवासियों से संबंधित, क्योंकि एनएनपी। अब आपके मन में एक और जिज्ञासा बनेगी, सर एनएनपी कौन सा? एनएनपी तो दो हो सकते हैं, या तो हो सकता है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट और या हो सकता है एनएनपी मार्केट प्राइस। तो ये कौन सा एनएनपी है? ये है मार्केट प्राइस। राष्ट्रीय आय की गणना अब बाजार मूल्य पर की जाती है, मार्केट प्राइस पर गणना की जाती है। पहले ये कैलकुलेशन कारक लागत या साधन लागत पर होती थी, अब नहीं होती है, सरकार ने इसे चेंज कर दिया है। एनएसओ ने इसे चेंज कर दिया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने इसे बदल दिया है। तो आज की डेट में अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय की गणना, तो वो बाजार मूल्य पर की जाती है। अब ये चेंज क्यों हुआ, इसके कारण क्या है, ये भी हम समझेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना में परिवर्तन पढ़ाऊंगा तो उसमें हम ये भी समझ लेंगे। फिलहाल इतना समझ में आ गया है कि राष्ट्रीय आय चारों में से किसे कहेंगे? एनएनपी को, और राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर की जा रही है। अब एनएनपी एमपी, अगर इसको एक साथ लिख दिया जाए एनएनपी एमपी, तो ये बन गया अब राष्ट्रीय आय। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर देखते हैं तो उसमें जब क्वेश्चन आया था तब ये बदलाव नहीं हुआ था, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वो पुराने समय की बात है, जब आया था क्वेश्चन तब फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेशन होती थी। आज की डेट में गणना बाजार मूल्य पर की जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। कुछ ऐसी धनराशि हो सकती है, कुछ ऐसे बिंदु हो सकते हैं जिन्हें शामिल नहीं कर रहे हैं। कौन कौन से हो सकते हैं जरा? तो एक तो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, और वो है हस्तांतरण आय, ट्रांसफर इनकम। हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। आपको याद होगा क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि हस्तांतरण आय किसी उत्पादन प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, ये बिना उत्पादन के ही आय प्राप्त हो जाती है। और एग्जाम्पल आपको ध्यान होगा, बेरोजगारी भत्ता, विधवा पेंशन, इस प्रकार हमने समझे थे। तो हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अब अगर पूछ लिया जाए और ऑप्शन दे दिया जाए कि क्या क्या राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है, तो रटना नहीं है। इसका जवाब देने का बड़ा आसान तरीका क्या है, आपको राष्ट्रीय आय की परिभाषा पता हो कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन किसका? वस्तु और सेवा। कौन सी वस्तु? अंतिम वस्तु। और ये उत्पादन का मौद्रिक मूल्य, ये राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है। अब अगर ये परिभाषा जानते हैं तो जितने भी मैं अब नाम बताऊंगा आप सब समझते जाएंगे कि हाँ ये शामिल क्यों नहीं हो रहा। जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। किसी व्यक्ति ने अपने घर में ही कुछ सब्जियों का उत्पादन किया। अपने घर में कुछ उसने एक छोटा सा बगीचा सा बना लिया, वहाँ उसने कुछ सब्जियों का उत्पादन कर लिया ताकि अपना ज़रूरत का काम चलता रहे। अब वो जो उसने उत्पादन किया उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। कारण क्या है, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो व्यक्ति उसका कमर्शियल यूज़ नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति अपने उपभोग के लिए उत्पादन कर रहा है। यानी यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि स्व उपभोग के लिए, तो स्व उपभोग के लिए किया गया उत्पादन, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि ये जो उत्पादन हुआ अपने उपभोग के लिए, इससे कोई कारक आय सृजित नहीं होगी, इससे किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, ना भूमि को किराया प्राप्त होगा इससे, ना पूंजी को ब्याज मिल रहा है। चारों में से किसी कारक को आय प्राप्त नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि स्व उपभोग के लिए किया गया उत्पादन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। क्लियर? ऐसा ही अगर हम एक और एग्जाम्पल बना लें कि किसी गृहिणी द्वारा घर में रहकर किए गए कार्य, तो गृहिणी घर में जितना भी कार्य करती है हाउसवाइफ, उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। फिर वही बात है, कारण क्योंकि वो अपने उपभोग के लिए कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई महिला किसी दूसरे के घर में साफ़ सफाई आदि कोई ऐसा कार्य करती है, वहाँ पर सेविका के रूप में कार्य कर रही है, तो उसके इनकम को राष्ट्रीय आय में गिना जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पर सेवा का उत्पादन हो रहा है और वो कमर्शियल पर्पज़ से कार्य किए जा रहे हैं। तो अंतर क्लियर रखना आप लोगों को कि क्या चीज़ उत्पादन है, क्या नहीं है, कौन सा वस्तु है, कौन सा सेवा है। और जो भी कुछ अपने उपभोग के लिए उत्पादन होता है उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। नेक्स्ट बात करें, पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, इसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। क्रय विक्रय, जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, क्यों नहीं करेंगे?
परिभाषा हमेशा पता हो तो आपको सबका आंसर समझ में आएगा। मान लो मैंने एक पुरानी कार किसी व्यक्ति से खरीदी। अब मैंने पुरानी कार खरीदी, इसका मतलब क्या, बस जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें नाम बदल गया होगा मालिक का, पहले मालिक का नाम कुछ और था, वहाँ पर मेरा नाम लिख दिया जाएगा। अर्थात इससे ना ही किसी कारक को आय प्राप्त हुई, ना किसी को रोजगार मिला। और इसकी बजाय यदि कोई नई कार का प्रोडक्शन किया जाता तो हम कह सकते हैं कि चारों कारकों को कुछ ना कुछ आय मिलती। तो पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय यह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता, क्योंकि ये कोई उत्पादन नहीं कर रहा है, इससे कोई कारकों को आय सृजित नहीं हो रही है। इसी प्रकार आप और देखेंगे कि अगर वस्तु विनिमय प्रणाली प्रयोग होने लग जाए, वस्तुओं का लेन देन, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में भी सेम वही आंसर निकलेगा। एक वस्तु ले ली, दूसरी वस्तु दे दी, उत्पादन तो कुछ हुआ ही नहीं। और उत्पादन नहीं होगा तो फिर सेम बात कि जब उत्पादन ही नहीं हो रहा तो फिर राष्ट्रीय आय में शामिल भी नहीं किया जाएगा। गैर कानूनी जितना हस्तांतरण होता है वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल, वो तो हो भी नहीं सकता है शामिल, करना चाहो, क्योंकि गैर कानूनी है, पता ही नहीं चलता होगा कि गतिविधियाँ कितनी हो रही हैं, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखें, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं किया जाएगा, जो भी कुछ उत्पादन से संबंधित नहीं है वो राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है। अदरवाइज आप इनको रटेंगे तो हो सकता है यूपीएससी कोई और एग्जाम्पल बना ले, तो आप हो सकता है ये कहें कि सर आपने तो पढ़ाया नहीं था। कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए एग्जाम्पल का प्रयोग किया जाता है, एग्जाम्पल याद नहीं करने आप लोगों को। क्लियर? तो हम लोग ये जान गए कि राष्ट्रीय आय में शामिल क्या नहीं होता है। अब 2-3 शब्द हैं, उन्हें हमें समझना है, और उन शब्दों को समझ के ही हम ये समझ पाएंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना में परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, वो सारी बातें समझनी है। देखिए, आपको मैंने एक वर्ड बताया था, आधार वर्ष। मुद्रास्फीति जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आधार वर्ष, और वहाँ मैंने उसको आधा बताया था कि आधार वर्ष कौन सा चल रहा है WPI CPI में, वो तो बता दिया था। ये नहीं बताया था कि आधार वर्ष का निर्धारण कैसे होता है। तो इस क्लास में हम वो भी समझ लेंगे कि आधार वर्ष का निर्धारण कैसे होता है, और उससे रिलेटेड कुछ और बातें भी। आप बस राष्ट्रीय आय की परिभाषा ध्यान रखें तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने माना कि आधार वर्ष 2004-05 है, ठीक है, और अभी वर्ष चल रहा है 2019-20, और अब तो 20-21 आ गया है, 20-21 चल रहा है, वर्ष 2020-21। हमें राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। 2004-05 में भारत में, मैं मान लेता हूँ कि एक सपोज एक बाइक का प्रोडक्शन होता था, और मैंने माना कि एक साबुन का प्रोडक्शन हो रहा है, और एक कोई फूड आइटम्स हो सकते हैं, तो फूड आइटम का प्रोडक्शन हुआ। 2004-05 में इस बाइक की वैल्यू थी, मैंने मान ली 20,000 रुपये, ठीक है। साबुन में मान लेता हूँ 50 रुपये का होगा, 50 रुपये, और फूड आइटम, इसको मान लेते हैं कि फूड आइटम 150 रुपये का था ये, तो 20,200 रुपये राष्ट्रीय आय आ गई। राष्ट्रीय आय की परिभाषा, फिर से वही बात, राष्ट्रीय आय की परिभाषा फिर देख लीजिए। एक वर्ष में उत्पादन का मूल्य, क्या उत्पादन, वस्तु और सेवा। मैंने एग्जाम्पल में केवल वस्तुएं मानी हैं, तो 20,000 रुपये की बाइक का उत्पादन, साबुन का उत्पादन 50 रुपये का, और 150 रुपये का फूड आइटम, तो यहाँ पर टोटल जो राष्ट्रीय आय बनी वो 20,200। अब चूंकि ये घरेलू सीमा में ही तीनों का उत्पादन हो रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये GDP है, ठीक है, GDP। ये कौन से वर्ष की है, 2004-05 की, और 2004-05 को मैंने माना है आधार वर्ष, बेस ईयर। अब आप ये सोचें कि क्या ये कीमतें बदलेंगी? वर्तमान में तो ये कीमतें बदलेंगी, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि 2004-05 में साबुन कितने का मिलता था, तो आप हमेशा यही बोलोगे 50 का मिलता था। आप ये थोड़ी बताओगे कि आज की कीमत क्या है। आज की कीमत बदल जाएगी, जो वो तो 2020-21 की होगी। 2004-05 की कीमत वही रहेगी। अब इतिहास बन गया कि हाँ 2004-05 में साबुन 50 रुपये का उपलब्ध हो जाता था। तो ये जो मूल्य लिखे हैं इन्हें हम कहते हैं स्थिर मूल्य, कांस्टेंट प्राइस या स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्यों का तात्पर्य आधार वर्ष के मूल्यों से है, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होगा वर्तमान मूल्यों में। जो वर्तमान वित्त वर्ष के मूल्य होंगे इन्हें हम वर्तमान मूल्य या चालू कीमतें भी कह देते हैं।
कभी कभी हिंदी में लिखा मिलेगा आपको चालू कीमतें, इंग्लिश में करंट प्राइस, और ये है कांस्टेंट प्राइस। तो मैं मान लेता हूँ जो बाइक पहले 20,000 की थी, अब वो बाइक 30,000 की हो गई है। अपनी मर्जी से मैंने नंबर रख दिया, वो बाइक अब 30,000 की है। इसी प्रकार जो साबुन पहले 50 का था, अब हम मान लेते हैं कि वो साबुन 75 रुपये का हो गया। और तीसरा जो आइटम फूड आइटम है, जो 150 का लिखा है मैंने, अब मैं मान लेता हूँ वो 225 रुपये का हो गया। तो तीनों का टोटल कर दूँ तो अब जो नंबर निकल के आ रहा है वो 30,300 हो गया। क्लियर? ये भी जीडीपी है। तो दोनों जीडीपी में अंतर क्या है? ये जीडीपी है कौन से प्राइस पर? कांस्टेंट प्राइस, स्थिर मूल्य। और वो जीडीपी है करंट प्राइस पर, यानी वर्तमान मूल्य पर। जब भी हम जीडीपी निकालते हैं, किसी देश में जीडीपी कितनी चल रही है, तो जीडीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक लंबा सा एग्जांपल ये चलेगा और लास्ट में आपको छोटी लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें समझ में आ जाएंगी। जीडीपी का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। जैसे मैंने इस वर्ष की जीडीपी निकाली थी, तो कैसे निकाला था? प्राइस 20,000, क्वांटिटी 1, तो 20,000 गुणा 1 बराबर 20,000 आएगा। 50 गुणा 1 50 आएगा, और 150 गुणा 1 तो 150 आएगा, और मैंने टोटल कर दिया 20,200। तो जीडीपी का फॉर्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी। ऐसा ही मैंने यहाँ किया, और मैंने माना कि वहाँ भी क्वांटिटी एक ही प्रोडक्शन हुआ है, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी आ गया। अगर मैं इसी फॉर्मूले से पूछूं आप लोगों से, मैथमेटिक्स लगाइएगा अब आप लोग, कि जीडीपी में बदलाव कैसे होगा, जीडीपी बढ़ेगी कब, कैसे बढ़ेगी? तो एक केस तो ये हो सकता है कि प्राइस बढ़ जाए, कीमतें बढ़ जाए, और दूसरा केस ये हो सकता है कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए। ये क्वांटिटी किसकी है? प्रोडक्शन की, उत्पादन की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए। मैथमेटिक्स लगा लीजिए, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो भी जीडीपी बढ़ जाएगी, और उत्पादन बढ़ जाएगा वस्तुओं और सेवाओं का तो भी जीडीपी बढ़ जाएगी, दोनों केस में। और तीसरा केस हो सकता है कि दोनों एक साथ बढ़ जाए, अगर दोनों बढ़ जाएंगे तो भी जीडीपी बढ़ जाएगी। क्लियर यहाँ तक? अब मैंने ये जो एग्जाम्पल बनाया आपके सामने, फिलहाल जितना लिखा उससे देखें कि 2004-05 आधार वर्ष के स्थिर मूल्य थे, जीडीपी 20,200 थी, उत्पादन तीनों वस्तुएं एक एक हैं, और 2020-21 में भी तीनों एक एक वस्तुएं हैं। अब जीडीपी बढ़ गई, तो आप ये बताइए बढ़ी कैसे? उत्पादन तो कांस्टेंट है, उत्पादन वहाँ भी एक एक है, उत्पादन यहाँ भी एक एक है, तो जीडीपी बढ़ कैसे गई? तो बड़ा सिंपल है, जीडीपी बढ़ी किसकी वजह से? प्राइस में वृद्धि की वजह से। कीमतें बढ़ गई इसलिए जीडीपी बढ़ गई है। क्लियर हुआ? अब आप ये सोचें कि जीडीपी बढ़ने का कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगता है? कीमतों में वृद्धि से जीडीपी बढ़े तो क्या आप लोग खुश रहेंगे, या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की मात्रा बढ़नी चाहिए? कारकों को आय किससे सृजित होगी? कारक आय का सृजन किससे होगा? सही रूप में रोजगार किससे मिलेगा? तो जब वो रोजगार तो तब मिलेगा जब उत्पादन की मात्रा बढ़े। अगर केवल कीमत बढ़ेगी तो कारकों को आय थोड़ी बढ़ी, उनकी रोजगार का अवसर कहाँ बढ़ेंगे? जो उत्पादन उतना ही है, पहले भी एक वस्तु का उत्पादन था, आज भी एक ही वस्तु का उत्पादन है, तो जितना लेबर पहले चाहिए था अभी भी उतना लेबर चाहिए, जितनी भूमि की आवश्यकता पहले थी अभी भी उतनी रहेगी। अर्थात कारकों की आय में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि आप कारकों का अधिक यूज ही नहीं कर रहे। लेकिन अगर उत्पादन की मात्रा बढ़ जाए और उसकी वजह से जीडीपी बढ़ जाए, तो हम कहेंगे ये फायदेमंद है, क्योंकि इससे कारकों की आय बढ़ी होगी, कुछ ज़्यादा रोजगार के अवसर सृजित हुए होंगे, संसाधनों का दोहन और तेज हो गया होगा। संसाधन पता ही आपको 4 होते हैं। अर्थात अगर हमसे पूछा जाए कि जीडीपी में वृद्धि किस प्रकार ज़्यादा सूटेबल है, अर्थव्यवस्था के लाभदायक है, तो हम कहेंगे जो दूसरा वाला तरीका है ये ज़्यादा बेटर है। इस प्रकार अगर जीडीपी बढ़े, दूसरे वाले मेथड यानी उत्पादन की मात्रा में वृद्धि से अगर जीडीपी में वृद्धि होती है तो वो अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा लाभदायक होती है। अभी जो मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है कि जीडीपी पहले 20,200 अब 30,300, तो ये जीडीपी बढ़ी किससे? तो ये तो बढ़ी केवल कीमतों में वृद्धि से। क्लियर? तो कीमतों में वृद्धि के कारण जीडीपी बढ़ रही है। अर्थात जब जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्यों पर की जाती है तो उसे हम बोलते हैं मौद्रिक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी। और जब जीडीपी की गणना स्थिर मूल्यों पर की जाती है तो उसे बोलते हैं वास्तविक जीडीपी।
स्थिर मूल्यों पर जीडीपी वास्तविक जीडीपी कहलाती है और वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी को मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। स्थिर मूल्यों का तात्पर्य आधार वर्ष के मूल्यों से, वर्तमान मूल्यों का तात्पर्य वर्तमान वित्त वर्ष के मूल्यों से, उस वर्ष के जिस वर्ष की गणना कर रहे हैं, चूंकि मैंने बेसिक किस माना है। अब आप ये देखें कि इसे मैंने वास्तविक जीडीपी क्यों कहा। यहाँ देखिएगा मैथमेटिकल एग्जाम्पल का प्रयोग करके, ये जो 20,200 है ये बढ़ेगा कब, ये 20,300 20,400 कैसे होगा, कैसे होगा। तो आप कहेंगे सर या तो प्राइस से या क्वांटिटी से, लेकिन अगर ठीक से देखें तो इसमें प्राइस तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये प्राइस तो अब स्थिर है। दूसरे शब्दों में 2004-05 में पेन या 2004-05 में साबुन 50 रुपये का मिलता था, तो वो 50 रुपये तो फिक्स ही रहेगा, स्थिर मूल्य है। लेकिन क्वांटिटी बढ़ सकती है। पहले उत्पादन एक वस्तु का होता था, आज हो सकता है 100 होता उत्पादन। अगर उत्पादन बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ जाएगी। प्राइस कौन से वर्ष के, स्थिर मूल्य अर्थात आधार वर्ष के। तो वास्तविक जीडीपी में वृद्धि कब होती है, जब उत्पादन की मात्रा बढ़े। उसमें कीमतें बढ़ने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि कीमतें तो वहां पर कांस्टेंट हैं, स्थिर मूल्य हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं इस तरीके से समझा दूं आपको, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी की गणना करनी हो तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, और अगर हमें मौद्रिक जीडीपी या इंग्लिश वर्ड है नॉमिनल जीडीपी की गणना करनी हो तो भी प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो दोनों में फ़र्क क्या है, जब हम वास्तविक जीडीपी निकालते हैं तो यहाँ प्राइस कौन से लेते हैं, स्थिर वर्ष, स्थिर मूल्य, ये स्थिर मूल्य, और यहाँ पर लेते हैं हम वर्तमान मूल्य। स्थिर मूल्य कौन से वर्ष के, 4-5, यानी आधार वर्ष मैंने माना है फिलहाल 2004-05, और प्राइस यहाँ पर जो वर्तमान लिए तो जिस वर्ष की गणना कर रहे हो उस वर्ष के प्राइस है। क्वांटिटी दोनों में वर्तमान वाली होती है, क्वांटिटी वर्तमान वर्ष की, यहाँ भी क्वांटिटी वर्तमान वर्ष की। क्लियर हो रहा है। और मैं इसको और आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कोई किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अखबारों में आप पढ़ते हो जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई, मतलब किसी को भी समझ नहीं आता है। इसको ठीक से सुन लेंगे आप, न्यूज़पेपर अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, अगर हमसे कोई कह रहा है कि रियल जीडीपी बढ़ी है, पहले रियल जीडीपी 1,000 थी, अब रियल जीडीपी बढ़ के 1,100 हो गई है, तो हम अगर कॉन्सेप्ट जानते तो हम ये मान पाएंगे रियल जीडीपी बढ़ी है, इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ा होगा, क्योंकि कीमतें तो स्थिर रहती हैं। तो पहले प्रोडक्शन मान लो 10 वस्तुओं का रहा होगा, प्रोडक्शन कुछ बढ़ गया होगा। क्वांटिटी में वृद्धि के कारण ही रियल जीडीपी में वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पर स्थिर कीमतें होती हैं और स्थिर कीमतें आधार वर्ष की हैं। दूसरा, मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि कीमतों में वृद्धि से भी हो सकती है और क्वांटिटी में वृद्धि से भी हो सकती है ना। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि पहले मौद्रिक जीडीपी 1,000 थी, अब वो बढ़ करके 1,100 हो गई है, तो इतना सुनने से ये पता नहीं चला है कि वो कीमतों से बढ़ा है या क्वांटिटी से। और अगर वो कीमतों से बढ़ी है, कीमतों में वृद्धि के कारण मौद्रिक जीडीपी बढ़ गई है, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि कीमतों में वृद्धि को तो मुद्रास्फीति कहते हैं। पढ़ चुके ना हम टॉपिक, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। तो आप ऐसे कह सकते हो, ये जो मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि हो रही है ये इन्फ्लेशन के कारण भी हो सकती है, जबकि रियल जीडीपी में वृद्धि केवल एक कारण से हो सकती है, और वो कारण क्या है, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि। इसीलिए इसको रियल कहा गया है, क्योंकि ये केवल एक ही कारण से बढ़ रही है, जो सही कारण है, जो लाभदायक है, जो कारकों को आय देता है, जो रोजगार का सृजन करता है, जिससे संसाधनों के दोहन का पता चलता है। अगर हमसे कोई कह रहा है कि रियल जीडीपी बढ़ गई है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संसाधनों का दोहन थोड़ा और बढ़ा होगा। लेकिन हमसे कोई कहे कि मौद्रिक जीडीपी बढ़ी है, तो हम पता नहीं लगा पाएंगे किस कारण से बढ़ी है। फिर हमें पूरा समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ कितनी चेंज हुई। तो आप देखें, ऐसा पीटी में क्वेश्चन बन सकता है कि मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि किस कारण से हो सकती है, तो आंसर मुद्रास्फीति के कारण भी हो सकती है, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के कारण भी हो सकती है, और दोनों के कारण भी हो सकती है। लेकिन रियल जीडीपी में वृद्धि एक ही कारण से होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक। जब भी हम प्राइस इनटू क्वांटिटी लेते हैं, क्वांटिटी करंट वाली लेते हैं, इसमें प्राइस स्थिर वर्ष के, इसमें स्थिर मूल्य, इसमें प्राइस वर्तमान मूल्य। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन बनता है, जब हम अखबारों में पढ़ते हैं कि सर ग्रोथ बढ़ गई है, अर्थव्यवस्था की जीडीपी की ग्रोथ, ऐसे लिखा आता है जीडीपी ग्रोथ 5% रहेगी, कोरोना की वजह से ग्रोथ घट जाएगी,
कोई कह रहा है कि 3% आ जाएगी, कोई कह रहा है 0 भी हो सकती है। तो ये ग्रोथ का मापन कैसे होता है, जीडीपी की ग्रोथ का मापन? तो एक तो मैंने आपको बता रखा है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निर्धारित होता है कि कौन सा देश ग्रोथ कर रहा है, लेकिन वो प्रति व्यक्ति आय भी तो राष्ट्रीय आय की वजह से ही बढ़ती है। राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या फॉर्मूला होता है, बताया था पिछली क्लास में। तो ग्रोथ का मापन किसी परसेंटेज कैसे आती है, 5%, 4%, ये आया कहाँ से, इसको भी समझते हैं साथ साथ। देखें, हमने कैलकुलेट किया कि 2018-19 में जीडीपी कितनी थी। तो पहले तो आप ये देखें कैसे, कौन सी जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, रियल जीडीपी, वही तो रियल है। और चूंकि 2018-19 की कैलकुलेट करी तो मैंने फॉर्मूला लिखा प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब आपका डाउट होगा तो उसमें और क्लियर कर लीजिएगा। 2018-19 में जीडीपी कैलकुलेट करनी थी तो यहाँ पर प्राइस कौन से ईयर के होंगे, बेस ईयर के। यहाँ जो प्राइस लिखे होंगे बेस ईयर के। क्यों लिखे मैंने बेस ईयर के, क्योंकि हम रियल जीडीपी निकाल रहे हैं। यहाँ क्वांटिटी कौन से वर्ष की लिखी होगी, 2018-19 यानी वर्तमान वर्ष की। और मैं मान लेता हूँ नंबर अपनी मर्जी से कि रियल जीडीपी कैलकुलेट करा, ये आ गया 2000 रुपये। मूल्य में आएगा ना, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन का मूल्य, तो 2000 रुपये आ गया। अब 2019-20 में भी कैलकुलेट किया रियल जीडीपी। अब की बार जब रियल जीडीपी कैलकुलेट किया तो फिर वही फॉर्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी। आप बताएं, रियल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्राइस कौन सा, तो प्राइस तो अभी भी वही रहेंगे, बेस ईयर के। प्राइस अभी भी बेस ईयर के ही रहेंगे, क्योंकि हमें रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी स्थिर मूल्य चाहिए। लेकिन अब जो क्वांटिटी यूज होगी वो क्वांटिटी यूज होगी 19-20 की। तो हम ये मान के चल रहे 19-20 में कुछ और उत्पादन बढ़ा होगा, और उत्पादन बढ़ा होगा तो हमने टोटल मान लिया कि ये जीडीपी आ गई 2500 रुपये। ठीक, पहले जीडीपी कितने थी पिछले वर्ष की, 2000। अब जीडीपी कितनी है, 2500। तो कितनी वृद्धि हुई, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो कि 500 बढ़ा है, आधार 2000। अब परसेंटेज निकालना देखिए आप सबको आता होगा, मैथ सिखाना नहीं है मुझे आपको, है ना। तो कितने परसेंट आ रहा है, 25% वृद्धि हो गई जीडीपी में इस एग्जाम्पल से। 2018-19 की जीडीपी रियल जीडीपी निकाली प्राइस इनटू क्वांटिटी से, 19-20 में प्राइस इनटू क्वांटिटी, दोनों में प्राइस सेम है। क्यों, क्योंकि हम रियल निकाल रहे हैं, क्वांटिटी दोनों में अलग अलग रही होगी। अब जब कोई भी संस्था आपको दावा करती है, भविष्यवाणियाँ करती है, IMF, वर्ल्ड बैंक या भारत सरकार की संस्थाएं, कुछ RBI बताता रहता है कि हमें उम्मीद है कि अगले वर्ष जीडीपी इतने % बढ़ सकती है। अब जैसे आपने कहीं पढ़ा हो, अखबारों में आता रहता है, कहीं लिखा हुआ था कि जीडीपी में 5% की वृद्धि हो सकती है। तो इसका मतलब उसी समय आप सोच लिया करो, अखबार पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी आपकी धीरे धीरे। कोई कह रहा है 5% जीडीपी में वृद्धि होगी, इसका मतलब रियल जीडीपी पहले जितनी थी इस साल 5% और बढ़ेगा, मात्र 5%। और 5% अगर मैं यहाँ बढ़ा देता तो ये कितना आता, तो ये आता लगभग 2100 रुपये। अब ये कैसे बढ़ेगा, प्राइस तो दोनों में सेम रहेंगे, तो क्वांटिटी में 100 रुपये का अंतर आएगा, 100 रुपये की वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन और हो जाएंगे। और अगर कोई कह रहा है कि इस वर्ष जीडीपी 10% बढ़ जाएगी, इसका मतलब है 200 रुपये की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और बढ़ जाएगा। अर्थात जब हम ये बोलते हैं कि जीडीपी की ग्रोथ की रफ्तार तेज होगी, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस वर्ष उत्पादन और तेज हो जाएगा। और अगर वो ग्रोथ की रफ्तार घट रही है तो उत्पादन घट रहा है। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि कोविड-19 के कारण जीडीपी की ग्रोथ इस बार बहुत घटेगी, 1% तक आ सकती है, पहले 6% चल रही थी, अब 1% आ जाएगी, इसका मतलब उत्पादन तेजी से घटेगा। कोविड-19 में लॉकडाउन रहा तो उत्पादन तेजी से घटेगा। उत्पादन क्यों घटा, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। आप ना चीज़ों को लिंक करिए, रटना नहीं है। रट रहे होंगे तो आप क्लास छोड़ देंगे, आपको लगेगा सर हमारे बस की नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना, और मैं लॉजिकल समझा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो जीडीपी बढ़ रही है, ज़्यादा बढ़े या कम बढ़े, इसका सीधा सा मतलब है उत्पादन पर ये निर्भर कर रहा है, क्योंकि हम रियल जीडीपी निकाल रहे हैं, प्राइस दोनों में सेम है। प्राइस कौन से वर्ष का, आधार वर्ष का। अभी भी आपके मन में एक क्वेश्चन बचा हुआ, आधार वर्ष कैसे निर्धारित करते हैं, बताऊंगा, पहले ये बात समझ लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ग्रोथ वाली बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि ग्रोथ की परसेंटेज कैसे पता चलती है। और अगर आप लोग थोड़ा सा सुनने की क्षमता रखें तो मैं इसको और लिंक करता हूँ। देखें कि हमसे कोई कहा किसी ने कि जीडीपी इस वर्ष
इस वर्ष जीडीपी मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 2100 रख देते हैं, अगर ये 5% बढ़ी हो तो 5%, मैंने 2100 माना, अब ये छोड़ देते हैं इसको ना, कैलकुलेट करना सीख ही गए। तो जीडीपी अनुमान लगाया आईएमएफ ने, आरबीआई ने, भारत सरकार की संस्थाओं ने कि जीडीपी इस बार 5% बढ़ेगी। तो क्या मतलब है, अब सोचें जरा, मतलब सोचें क्या बढ़ेगा, जीडीपी 5%। कब बढ़ेगी, जब उत्पादन बढ़ रहा होगा, अर्थात इस बार उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार उत्पादन 5% बढ़ेगा। उत्पादन कब बढ़ता है, जब निवेश में वृद्धि होती है। निवेश कब बढ़ेगा, जब बचत बढ़ेगी। निवेश कब बढ़ेगा, जब देश में व्यापार सुगमता होगी। अब आपको याद आ रहे होंगे मैंने एक कारक बताए थे, अर्थात निवेश दर, बचत दर, व्यापार सुगमता और अन्य सभी कारकों का आकलन करने के बाद ही ये अंदाज़ा लगाया जाता होगा कि उत्पादन लगभग कितना बढ़ेगा, और उस उत्पादन से फिर अंदाज़ा लगता होगा परसेंटेज में कैलकुलेट करके इस वर्ष लगभग इतनी जीडीपी बढ़ेगी। कोविड-19 के समय बचत लोगों की घट गई है, निवेश बहुत घट गया होगा। जब निवेश ही घट गया होगा तो उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन घटेगा तो जीडीपी की ग्रोथ पिछले वर्ष की तुलना में मात्र 1% ही बढ़ पाएगी, ऐसा अनुमान विभिन्न संस्थाएं लगा रही हैं। तो आप लोग जो गलती मेरे ख्याल से करते हो, आप इस परसेंटेज को याद करते हो, ये थोड़ी काम आएगा। आईएमएफ ने कहा 1% बढ़ेगा, आरबीआई कहता नहीं 1.5% बढ़ जाएगा, नीति आयोग कहता नहीं 0.5% बढ़ेगा। तो ये तो अनुमान है, ये पूछेगा थोड़ी यूपीएससी आपसे कितने % बढ़ सकता है। यूपीएससी क्या पूछेगा कि किसी देश की जीडीपी ग्रोथ में वृद्धि किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो आपको ये कारक पता होने चाहिए। तो इस ना आप इन सब चीज़ों को समझें कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्या नहीं याद करना है। परसेंटेज आती रहती है अखबारों में, हर दिन आती रहती है, मैं बिल्कुल याद नहीं रखता, मुझे पता भी नहीं है आईएमएफ ने कितना अनुमान लगाया, क्या करना है वो, हो सकता है आईएमएफ ही अपना अनुमान खुद बदल दे, है ना। तो इन बातों पर आप एनर्जी वेस्ट ना करें, कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ें, और वही हमारा उद्देश्य है, आप समझ भी पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग इतना जान गए कि जीडीपी ग्रोथ कैसे कैलकुलेट होती है, तो मैं उम्मीद करूंगा अखबार में आइंदा आप जब भी पढ़ें ये नंबर कितने % बढ़ सकती है, तो उसकी वहीं व्याख्या अपने मन में कर लें कि इस नंबर का मतलब क्या है। ज़रूरत पड़े तो इस क्लास को सुन लें या अपने नोट्स पढ़ लें एक बार। अब आपके 2 सवाल बचे, एक तो बेस ईयर कैसे निर्धारित होता है, उसको भी बताने से पहले एक और चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ उसको। देखिए, ये हम पढ़ रहे थे अभी कि आधार वर्ष मैंने माना था 2004-05, वहाँ आधार वर्ष मैंने माना, अब आधार वर्ष 4-5 मान करके हमने निकाल लिया था कि ये जो जीडीपी है ये मौद्रिक जीडीपी, क्योंकि वो केवल कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ गई थी, और ये जीडीपी ये रियल जीडीपी थी क्योंकि ये स्थिर मूल्यों पर कैलकुलेट की गई थी। अब आप सोचो कि अगर हम स्थिर मूल्यों को ही बदल दें तो स्थिर मूल्य किस वर्ष के होते हैं, आधार वर्ष के। देखें क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तो समझ लेते हैं इसको। हाँ जी, ध्यान दें, स्थिर मूल्य आधार वर्ष के। अब आधार वर्ष 2004-05 की बजाय हम लिख दें यहाँ पर आधार वर्ष 2011-12 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जीडीपी में एक एक वस्तु का उत्पादन था, तो कीमतें हमने ली थी ये वाली, और अगर 2011-12 में भी एक एक वस्तुओं का ही उत्पादन रहे लेकिन कीमतें अब नई यूज होंगी, कौन सी, जो 11-12 की होंगी। और चूँकि 2004-05 में ये बाइक 20,000 की थी, मान ले तो यहाँ पर 25,000 की हो गई होगी, यहाँ ये 50 का था, यहाँ 60 रुपये का हो गया होगा, यहाँ पर ये 150 रुपये का था, तो मैं मान लेता हूँ कि लगभग कुछ भी नंबर रख लेते हैं, लेकिन ऐसा नंबर रखें जिससे कैलकुलेशन आसान हो। ये 190 रुपये का हो गया, तो 25,250 ये नंबर आया। अब ये जो कीमतें हैं इनको क्या कहेंगे हम, ये है स्थिर मूल्यों पर कैलकुलेशन। क्लियर हुआ आपको? फिर से कोई डाउट क्रिएट हो रहा हो तो वो भी सुन ले, जो डाउट आपके मन में आएगा, मैं समझ पा रहा हूँ। अगर मुझे 2020-21 की रियल जीडीपी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा 2020-21 की रियल जीडीपी? फॉर्मूला था प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी एक थी, प्राइस कौन सा चाहिए, मुझे रियल जीडीपी निकालनी, तो प्राइस कौन सा, बेस ईयर का, तो बेस ईयर के प्राइस ये थे, ठीक है।
तो 2020-21 की रियल जीडीपी क्या आएगी, वही 20,200 आएगी, जो वहाँ पे थी वही यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन अब हम मुझसे कोई कहे कि क्वांटिटी बढ़ गई है, उत्पादन बढ़ गया, तो हम क्वांटिटी यहाँ पर मान लो 10 हो जाए या 5 हो जाए कुछ भी, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन कोई कहे कि क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, क्वांटिटी स्थिर है, लेकिन प्राइस चेंज हो गए, तो मैंने कहा प्राइस कैसे चेंज हो सकते हैं, रियल जीडीपी है, प्राइस तो स्थिर रहते हैं, वही बेस ईयर वाले। तो उसने कहा बेस ईयर ही बदल दिया सरकार ने, और बेस ईयर अगर बदल दिया तो प्राइस अब मैं ये यूज़ करूँगा, और प्राइस ये यूज़ करेंगे तो इसका मतलब 25,000 प्राइस, क्वांटिटी 1, फिर 60, फिर क्वांटिटी 1, तो 25,250 आ जाएगी। अर्थात पहले रियल जीडीपी 20,200 आ रही थी, अब रियल जीडीपी 25,250 हो गई। तो रियल जीडीपी बढ़ गई, कैसे बढ़ी, आधार वर्ष को बदलने से। फिर वही क्वेश्चन आ गया, सर ये तो बताइए बदलते कैसे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, काम की बातें पहले सुनो, वो आसान है, वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जिज्ञासा जो आपको लग रही है अभी समझ में आ जाएगी। रियल जीडीपी में मैंने बताया था वृद्धि कैसे होती है, केवल एक ही तरीका था कि क्वांटिटी चेंज करो तो ही रियल जीडीपी बढ़ती है, प्राइस तो स्थिर रहता है। लेकिन अब हमें तुरंत एक जवाब और मिला कि रियल जीडीपी में प्राइस चेंज नहीं होता, लेकिन बेस ईयर चेंज हो जाए तो प्राइस बदल जाते हैं। बेस ईयर अगर चेंज हो जाए तो प्राइस बदल जाते हैं। और भारत सरकार ने ये किया भी कि पहले बेस ईयर 2004-05 था, अब इस समय वर्तमान में 2011-12 आधार वर्ष है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान में 2011-12 को आधार वर्ष माना हुआ है, और जैसे ये बदलाव किया तुरंत जीडीपी बढ़ गई होगी, और बढ़ गई थी। तो बाद में इस पर फिर कई विवाद होने लगे कि सरकार ने आंकड़ों में खेल खेल लिया है, जीडीपी को बढ़ा करके दिखा दिया, यद्यपि उत्पादन में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब बात करते हैं आपकी जिज्ञासा की, सर बेस ईयर कैसे बदलते हैं। देखें पहले तो एक बार मैं फिर से इसकी परिभाषा सुना देता हूँ। बेस ईयर क्या था, एक ऐसा वर्ष जिस वर्ष की कीमतों को आधार माना जाए, जिस वर्ष की कीमतों को हम आधार बना रहे हैं उस वर्ष को हम बेस ईयर कह रहे हैं। यहाँ तक क्लियर, जिस वर्ष की कीमतों को आधार बनाया। अगर मुझसे पूछा जाए कि बेस ईयर कैसे डिसाइड होता है, तो मैं अगर भाषा में बोल के बता दूं तो बेस ईयर वह वर्ष होता है जो वर्ष, जिस वर्ष में अर्थव्यवस्था ने सामान्य परफॉर्मेंस की हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई अनवांटेड घटना ना घटी हो, ऐसा वर्ष बेस ईयर होता है। जैसे अब मैं समझाता हूँ आपको। बेस ईयर पुराना था 2004-05, हमें इसको बदलना था, और ये बदलाव हुआ था 2013-14 के आसपास। तो जब ये बदलाव हो रहा था, मैंने आपको मुद्रास्फीति की टॉपिक के समय बताया था कि बेस ईयर करंट ईयर के जितना नज़दीक हो उतना अच्छा है, सटीक आंकड़े आते हैं। तो जब बदल रहे होंगे तो वो सोचेंगे पहले कि जितना नज़दीक वाला बेस ईयर मिल जाए उतना अच्छा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों ईयर में गैप बढ़ चुका है, मुद्रा का मूल्य बहुत तेज़ी से घट चुका होता है। अगर आप सोचो 1950 को बेस ईयर मान ले तो उस समय तो मुद्रा ही कुछ अलग थी, वस्तु विनिमय प्रणाली भी चलती थी। 2013-14 में मुद्रा का मूल्य अलग है, तो इतना गैप होना सही नहीं है। तो जितना कम गैप हो करंट ईयर और बेस ईयर में उतना अच्छा है। इसके लिए कमेटी बनाई जाती है जो तकनीकी आधारों पर निर्णय लेगी कि बेस ईयर किस वर्ष को बनाए। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल ले लेकर के समझा रहा हूँ और आपको आइडिया हो जाएगा कि मान लेते हैं बेस ईयर 2006-07 को रख देते। सपोज अगर 2006-07 बेस ईयर रख दें तो कोई दिक्कत है? तो दिक्कत क्या थी, ये वो वर्ष था जब अमेरिका में मंदी प्रारंभ हो गई थी और असर धीरे धीरे भारत पर थोड़ा थोड़ा आ रहा था। आप बताएं, मंदी के समय में तो कीमतें घट जाती हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। अगर हम इस वर्ष को, मंदी वाले वर्ष को बेस ईयर मान लेते तो ये वो वर्ष था जब कीमतें बहुत घट गई, उत्पादन हो ही नहीं रहा। तो इस वर्ष की कीमतों का हम आधार मान रहे होते। भाई अगर बेस ईयर इस वर्ष को मान ले तो इस वर्ष की कीमतों का आधार मानते। तो होता क्या, आज हमें दिखता कि जीडीपी बहुत अधिक हो गई है, क्योंकि आपने जीडीपी के फार्मूले में प्राइस इनटू क्वांटिटी में प्राइस तो बहुत कम माना हुआ है, तो जीडीपी हमें बढ़ी हुई दिखती। एक और एग्जांपल ले, मान लेते हैं हम इसमें बेस ईयर यहाँ पे मान लें 2010-11, ये वो वर्ष है जब कीमतें बहुत ज़्यादा थी। और मैं मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल मान रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा एग्जांपल है कि मानो उस समय इंडिया में हाइपर इन्फ्लेशन थी। हाइपर इन्फ्लेशन आपको पता है,
अति उच्च मुद्रास्फीति, कीमतें बहुत ज़्यादा, एक पेन मिल रहा है 2000 रुपये का, एक बर्गर खरीदना हो तो 5000 रुपये का। इतनी ज़्यादा मुद्रास्फीति वाले वर्ष को अगर आप आधार मान लोगे तो जीडीपी की गणना करनी है, सपोज हमें जीडीपी की गणना करनी है 2020 में, तो हम क्या लिखेंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी। बर्गर एक, प्राइस कितना 5000, तो जीडीपी आई 5000। तो आप कहेंगे सर ये तो गलत है। गलत क्यों हुआ? क्योंकि हमने आधार वर्ष ही गलत मान लिया। फिर से सुने, आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिसकी कीमतों को हम आधार बना रहे हैं, और चूंकि आप आधार बना रहे हो तो उसको बड़ा सोच समझ के उस पर निर्णय लेना चाहिए कि कौन से वर्ष को आधार बनाएं। एक ऐसा वर्ष, फिर से परिभाषा सुनिए, एक ऐसा वर्ष जिस वर्ष में अर्थव्यवस्था की संकेतकों ने सामान्य परफॉर्मेंस किया हो, जो आर्थिक संकेतक होते हैं उन्होंने सामान्य परफॉर्मेंस किया हो, अर्थात उस वर्ष में मंदी भी ना आई हो, उस वर्ष में बहुत अधिक मुद्रास्फीति भी ना रही हो, उस वर्ष में मानसून खराब भी ना रहा हो, लेकिन उस वर्ष में बाढ़ भी ना आई हो, उस वर्ष में राजनीतिक जो स्थिरता है वो सामान्य रूप से रही हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चुनावों पर उस वर्ष खर्च किया गया हो, उस वर्ष में युद्ध भी ना हुआ हो। अर्थात कई प्रकार के संकेतकों का टेक्निकल कमेटी आकलन करती है, और जो सबसे सूटेबल सामान्य वर्ष के रूप में नज़र आता है उसे आधार वर्ष घोषित कर दिया जाता है। और इन सब संकेतकों के आधार पर पता चला कि 2011-12 बेस्ट था। इस वर्ष अर्थव्यवस्था ने अन्य वर्षों की तुलना में ज़्यादा सामान्य परफॉर्मेंस की, मुद्रास्फीति नियंत्रित रही, मानसून ना बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, ना ही मानसून कम था, मतलब एक सामान्य स्थिति रहनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों, कि अगर आप असामान्य स्थिति वाले वर्ष को आधार मान लोगे तो आगे आने वाली सभी वर्षों की कैलकुलेशन असामान्य दिखाई देगी। तो आपकी गलती क्या रहेगी, आपने बेस ही गलत मान लिया। तो बेस ईयर कैसे डिसाइड होता है? टेक्निकल कमेटी द्वारा विभिन्न संकेतकों का आकलन किया जाता है और एक सामान्य परफॉर्मेंस वाले वर्ष को आधार वर्ष के रूप में निर्णय कर लिया जाता है। और आधार वर्ष समय अंतराल पर बदलते रहना चाहिए। पहले सरकार का ये निर्णय था कि हर 10 वर्ष के अंतराल पर आधार वर्ष को बदलेंगे। अभी बीच में निर्णय लिया गया कि इसको हर 5 साल में बदला जाएगा, तो जल्दी ही आधार वर्ष नया चेंज होने वाला है। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 5 साल बाद बदल ही दिया जाएगा, फिक्स नहीं है, जल्दी ही चेंज हो जाएगा। कोशिश है सरकार की 5 साल बाद बदल दिया जाए। और आधार वर्ष को बदलते समय बहुत विवाद भी हो सकता है कि यही वर्ष क्यों माना, इसलिए बहुत कहें कि बारीकी से इसका निर्णय लेना होता है कि किस वर्ष को हम आधार बनाएं। ये हुआ आधार वर्ष की बात जो आपकी जिज्ञासा थी। तो मैंने अब आपको इतना समझा दिया कि रियल जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी क्या है। इसी से एक फार्मूला बन जाता है जिसे हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ये मैंने मुद्रास्फीति वाले टॉपिक में छोड़ दिया था, मैं याद दिलाता हूँ। अभी पहले इसका फार्मूला समझ लेते हैं कि रियल जीडीपी होती क्या है और मौद्रिक जीडीपी होती क्या है। ये अगर आप जान गए तो रियल जीडीपी से इसका फार्मूला बन जाएगा। जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी अविस्फीतक का मतलब होता है कि मौद्रिक जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी कौन सी थी? वह जीडीपी जिसमें वर्तमान वर्ष की कीमतों का प्रयोग किया गया, और नीचे वास्तविक यानी रियल जीडीपी, अर्थात वह जीडीपी जिसमें आधार वर्ष की कीमतों का, स्थिर मूल्यों का प्रयोग किया गया, मल्टीप्लाई 100। इससे जीडीपी डिफ्लेटर निकल के आता है। और अगर आपको ऐसे समझ आए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा और सोचें कि अगर हम रियल जीडीपी की और मौद्रिक नॉमिनल जीडीपी की तुलना करें तो रियल जीडीपी में जो नंबर आएगा वो भी प्राइस इनटू क्वांटिटी से आएगा, मौद्रिक जीडीपी में भी प्राइस इनटू क्वांटिटी से आएगा। दोनों में क्वांटिटी वर्तमान वर्ष की होती है, चाहे हम ये कैलकुलेट करें वो, तो अंतर किस बात का होता है? यहाँ पर प्राइस 100 रुपये माना है क्योंकि आधार वर्ष का था, यहाँ प्राइस वर्तमान वर्ष का लिया 140 रुपये है। तो मौद्रिक जीडीपी ज़्यादा क्यों आएगी? क्योंकि कीमत बढ़ गई है। और अगर आप गौर से देखें, शब्द बदलूं, मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण रियल जीडीपी से ज़्यादा होती है मौद्रिक जीडीपी। और एक भाषा बदल के बोल रहा हूँ, यदि मुद्रास्फीति को हटा दिया जाए, एडजस्ट कर दिया जाए, तो रियल जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी के नंबर बराबर आएंगे, क्योंकि दोनों में क्वांटिटी वर्तमान वर्ष की ही ली जाती है। तो जीडीपी डिफ्लेटर मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात निकाल रहा है, और इससे हम मुद्रास्फीति दर की गणना कर लेते हैं कि मुद्रास्फीति दर कितने प्रतिशत चल रही है।
मैंने आपको वहाँ कहा था उस टॉपिक में, मुद्रास्फीति वाली टॉपिक में कहा था कि गणना करने के 2 तरीके होते हैं। हल्का सा याद करें कौन से 2 तरीके। एक तरीका प्राइस इंडेक्स है ना, कीमत सूचकांक विधि, और दूसरा मेथड था जीडीपी डिफ्लेटर। मैंने कहा था कीमत सूचकांक विधि में क्या था, तो 3 तरह के कीमत सूचकांक थे। होलसेल प्राइस है तो WPI, कंज्यूमर प्राइस है तो CPI, और तीसरा प्रोड्यूसर प्राइस है तो PPI। 3 कीमत सूचकांकों के आधार पर हम गणना कर रहे थे। लेकिन एक और मेथड था जो हमने कहा था जीडीपी पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो अब हम जीडीपी पढ़ चुके हैं तो ये मेथड समझ में आ जाएगा कि जीडीपी डिफ्लेटर मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात निकाल रहा है। इससे भी मुद्रास्फीति का पता चल रहा है कि पहले कीमतें कितनी थी और अब कितनी। अब क्वेश्चन बनता है कि जीडीपी, ये मुद्रास्फीति दर की गणना करने का कौन सा मेथड ज़्यादा व्यापक है। तो देखें, इस मेथड में इंडेक्स वाला जो मेथड था, इसमें हम होलसेल प्राइस लेते हैं। किसके? केवल गुड्स के। इसमें कंज्यूमर प्राइस लेते हैं। किसके? गुड्स और सर्विसेज, चुनिंदा गुड्स और सर्विसेज, एक बास्केट होती है। यहाँ प्रोड्यूसर प्राइस लेंगे, ये भी एक बास्केट होगी। अर्थात तीनों में कुछ सेलेक्टेड गुड्स या सेलेक्टेड सर्विसेज की कीमतों में वृद्धि की गणना की जाती है। सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को नहीं आंका जाता है। जबकि जब हम इस मेथड में काउंट करेंगे तो जीडीपी है, और जीडीपी वर्ड से ही समझ आ रहा है प्रोडक्शन किसका? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। तो सभी अंतिम वस्तु और सेवाएं शामिल हो गई, यहाँ कोई बास्केट नहीं है। पेन की कीमत बढ़ेगी तो वो भी इसमें है, और अगर ये बोर्ड की कीमत बढ़ जाए, मोबाइल की कीमत बढ़ जाए, चेयर टेबल की कीमत बढ़ जाए, सब है इसमें। लेकिन वहाँ हो सकता है ना हो, कुछ सेलेक्टेड बास्केट होती थी। तो जीडीपी डिफ्लेटर कीमत सूचकांक विधि की तुलना में व्यापक तरीका है मुद्रास्फीति की गणना करने का, परंतु इसकी गणना करना जटिल होता है। इसीलिए व्यवहारिक रूप से हम प्राइस इंडेक्स मेथड या कीमत सूचकांक विधि का प्रयोग ही करते हैं। व्यवहारिक रूप से उसी मेथड का प्रयोग होता है, कीमत सूचकांक विधि, प्राइस इंडेक्स मेथड। लेकिन अगर थ्योरेटिकल पूछा जाए सैद्धांतिक रूप से, तो ये मेथड ज़्यादा व्यापक है। क्योंकि हमें मुद्रास्फीति दर की गणना मासिक रूप से करनी होती है, और इसकी मासिक गणना करना बहुत जटिल हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते। अधिकांश देश भी प्राइस इंडेक्स मेथड का ही प्रयोग करते हैं, जैसे भारत करता है। बस फ़र्क ये है कि इंडिया में अभी PPI यूज़ नहीं हो रहा है, और अधिकांश देश PPI यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, इसको समझने के लिए आपको 2 शब्द चाहिए थे, मौद्रिक और वास्तविक जीडीपी। और उससे पहले आपको जीडीपी का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। उसके लिए आपको घरेलू सीमा का मतलब पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक वहाँ नहीं पढ़ाया था। वहाँ पढ़ाते तो बहुत सिर दर्द हो जाता। अभी समझना थोड़ा सा जटिल हो रहा है, वहाँ तो और दिक्कत हो जाती है आपके लिए। हालांकि अब आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो रियल जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी अगर आप जान गए तो जीडीपी डिफ्लेटर अपने आप समझ में आ जाता है। क्लियर है? अब एक और चीज़ यहाँ पे बात करते हैं। चूँकि हम जीडीपी की गणना कर रहे हैं, जीडीपी की गणना हो रही है, और जीडीपी की गणना करने का मतलब है कि उत्पादन की गणना। उत्पादन किसका? वस्तु और सेवाओं का। ठीक। और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में तीनों क्षेत्रों के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता होगा। तीनों क्षेत्र अर्थात प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक। और जो द्वितीयक क्षेत्र है इसमें मेनली इंडस्ट्री है, उद्योग धंधे। इंडस्ट्री में कितना उत्पादन हो रहा है, अगर इंडस्ट्री में उत्पादन बढ़े या एग्रीकल्चर बढ़े तो अल्टीमेटली तो वो प्रोडक्शन ओवरऑल बढ़ेगा, जिससे हम कह पाएंगे जीडीपी बढ़ रही है। इंडस्ट्री में कितना उत्पादन बढ़ रहा है इसका मापन करने के लिए एक इंडेक्स होता है जिसे हम IIP नाम देते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हिंदी में नाम बोलेंगे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। अब ये है क्या, नाम में बहुत कुछ समझ में आ रहा है बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, ये एक ऐसा इंडेक्स है जिससे ये पता चलता है कि उत्पादन में कितनी वृद्धि हो रही है। किसके उत्पादन में? इंडस्ट्री के उत्पादन में कितनी वृद्धि हो रही है,
इसकी गणना करने के लिए एक इंडेक्स बनाया हुआ है। क्लियर हो रहा है? फिर से सुने, भारत में विभिन्न प्रकार के उद्योगों में उत्पादन किस गति से बढ़ रहा है, इसकी गणना करने के लिए एक सूचकांक बनाया जिसका नाम आईआईपी रखा। और चूंकि अगर इस आईआईपी में ग्रोथ होगी तो ये दिखाएगा कि द्वितीयक क्षेत्र में ग्रोथ हो रही है, और द्वितीयक क्षेत्र में ग्रोथ होगी तो ओवरऑल प्रोडक्शन अर्थात ओवरऑल जीडीपी बढ़ जाएगी। समझ आया? तो अगर मैं एक औपचारिक भाषा बोलूं कि उद्योगों की परफॉर्मेंस का पैमाना है आईआईपी, उद्योगों में किस प्रकार परफॉर्मेंस बढ़ रही है इसका पैमाना आईआईपी है। अब आईआईपी में होता क्या है, तो आईआईपी की गणना इसमें चूंकि इंडेक्स है तो आपको पता है इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए एक बास्केट चाहिए, एक बेस ईयर भी चाहिए, है ना, और इस बास्केट में भी भारांश भी होगा। फिर तो यहाँ इस इंडेक्स में इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, उसको समझ लेते हैं हम। इंडस्ट्री के 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं देखें। ये है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। यहाँ पे इंडस्ट्री की 3 कैटेगरी, एक खनन, दूसरा विनिर्माण और तीसरा विद्युत या बिजली। इकोनॉमिक सर्वे में ये मिलता है। इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर मिलेगा आपको, उद्योग एवं अवसंरचना, उद्योग एवं अवसंरचना या आधारभूत संरचना। इस चैप्टर को आप लोगों को देखना है एक बार। मैंने भी ये स्लाइड वहीं से ली है, मैं आंकड़े अपनी तरफ से नहीं लेता। औद्योगिक जो आर्थिक समीक्षा है इकोनॉमिक सर्वे, उसको आधार बना रहा हूँ। उद्योग एवं अवसंरचना वॉल्यूम 2 में आपको चैप्टर मिलेगा, तो एक बार उसको देखिएगा जरूर। उसमें उद्योगों के आंकड़े होंगे। तो हम बात कर रहे थे आईआईपी की। आईआईपी में उद्योगों की 3 कैटेगरी, खनन, विनिर्माण, विद्युत। तीनों के भारांश लिखें। सबसे ज़्यादा भारांश विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, फिर सबसे कम भारांश जो है वो विद्युत का, और बीच में खनन यानी माइनिंग का। अर्थात इसमें कोयला से संबंधित इंडस्ट्री भी है तो वो खनन का भाग है। ये पेन बनाने वाली इंडस्ट्री विनिर्माण का भाग होगी। मोबाइल बनाने वाली इंडस्ट्री विनिर्माण का भाग होगी। तो विभिन्न प्रकार की कंपनियां हो सकती हैं, कोई मोबाइल बनाती है, कोई पेन बनाती है, कोई आप चेयर टेबल बना रही है, तो वो जिस कैटेगरी से संबंधित होगी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। ओवरऑल तीनों का मिला के 100% वेटेज हो जाएगा और फिर कैलकुलेशन हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं 2016 में 16-17 में 5.3% इसमें इंक्रीज़ हुआ। बेस ईयर लिखा ही हुआ है, बेस ईयर इसका 2011-12 है। फिर अगर देखें तो विनिर्माण में 4.4% की ग्रोथ हुई और विद्युत में 5.8%। तो हर साल इन तीनों की कैलकुलेशन आती रहती है। इकोनॉमिक सर्वे में आप उसे देख सकते हैं। तो आपको जो ध्यान रखना है कि आईआईपी में 3 तरह की इंडस्ट्री कौन सी है और सबसे ज़्यादा भारांश मैन्युफैक्चरिंग का है, सबसे कम। परसेंटेज याद ना भी हो, इतना पता चले कि सर्वाधिक भारांश किसका। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यूपीएससी पूछना चाहे तो वहाँ काम आ सकता है। अब आईआईपी की गणना करने से क्या पता चलेगा, तो मेरे ख्याल से ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि इंडस्ट्री का वेटेज कैसा है वो पता चलेगा। इंडस्ट्री किस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ रहा है। मासिक रूप से गणना इसकी की जाती है, मंथली कैलकुलेशन होती है इसकी। देखें तो मासिक इसकी गणना की जा रही है, मंथली। बेस ईयर मैंने अभी आपको दिखाया भी कि 2011-12 वर्तमान में बेस ईयर चल रहा है। और इसकी कैलकुलेशन भी जो एनएसओ करेगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले सीएसओ था, अब एनएसओ, तो वो इसकी गणना करेगा। अब इस इंडस्ट्री में एक और शब्द यूज होता है, वो है कोर इंडस्ट्री। कोर इंडस्ट्री, और ये कोर इंडस्ट्री अगर हिंदी शब्द बोले तो मुख्य उद्योग। और भारत में मुख्य उद्योग 8 माने गए हैं। 8 प्रकार के उद्योगों को कोर इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, मुख्य उद्योग। और ये मुख्य उद्योगों से संदर्भ क्या है, मुख्य जो उद्योग हैं इसका मतलब है आधारभूत संरचना इन्हीं पर टिकी, इन 8 पर। जो हम बार बार वर्ड बोलते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है। अगर ये 8 इंडस्ट्री में ग्रोथ बढ़ रही है तो हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। ये जो 8 इंडस्ट्री हैं कोर इंडस्ट्री, इस 8 इंडस्ट्री का इस आईआईपी में योगदान लगभग 40% का है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये 8 इंडस्ट्री कौन कौन सी देखें। जैसे कोयला, अब हम अभी बात कर रहे थे आईआईपी की, तो आईआईपी में मैंने बोला था इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है और एक कैटेगरी थी उसमें से खनन। तो जो कोयला है ये खनन में काउंट हो जाएगा।
ऐसे ही कुल 8 इंडस्ट्री हैं, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात यानी स्टील, सीमेंट और विद्युत। और 8 का अपना भारांश कितना होगा? 100%। भाई 8 का अपना भारांश 100% है कुल, लेकिन इन 8 का IIP में योगदान 40% है। कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा कोई भी। अगर मैं कहूँ इकोनॉमी का UPSC में सिलेबस कितना है तो कुल सिलेबस का कुछ परसेंटेज मैं बता दूंगा, लेकिन केवल इकोनॉमी को देखो तो इकोनॉमी तो अपने आप में 100% है ही। ऐसे ही यहाँ पर कोर इंडस्ट्रीज़ का कुल भारांश हो गया 100, और उसमें भी आप देखोगे तो सर्वाधिक भारांश रिफाइनरी उत्पाद का है 28% से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इन 8 में अगर इन 8 उद्योगों में उत्पादन बढ़ेगा, इन 8 उद्योगों में उत्पादन बढ़ेगा तो हम बोलेंगे, न्यूज़पेपर में आएगा कि कोर इंडस्ट्रीज़ की हालत सुधर रही है। और चूँकि कोर इंडस्ट्रीज़ का IIP में 40% योगदान है तो IIP में वृद्धि होने लग जाएगी, और यदि IIP में वृद्धि होती है तो हम कह पाएंगे कि GDP बढ़ पा रही है। तो GDP में IIP का योगदान है, IIP में कोर इंडस्ट्रीज़ का योगदान है, और कोर इंडस्ट्रीज़ में सर्वाधिक जो भारांश है वो रिफाइनरी उत्पाद का। क्लियर हो रहा है आपको? आप पेपर में या न्यूज़पेपर में हर महीने आते हैं आंकड़े, IIP की ग्रोथ बढ़ रही है, घट रही है। अब आप सोचो कोई आपसे कहे कि कोविड-19 के कारण IIP की परफॉर्मेंस बहुत घट गई, तो क्या मतलब इसका? हमें परसेंटेज तो याद रखनी कितनी घटी, क्योंकि हर महीने आएगा। घट गई बस इतना सुना, तो आप उसका एनालिसिस करा करो। न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका है। इसका मतलब है उत्पादन घटा। कहाँ? इंडस्ट्री में। कौन सी इंडस्ट्री? 3 प्रकार की इंडस्ट्री। कौन सी 3 प्रकार? खनन, विनिर्माण और बिजली। फिर उसमें भी कोर इंडस्ट्रीज़ का उत्पादन घटा होगा, अर्थात मार्केट में डिमांड है ही नहीं तो कंपनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, लॉकडाउन चल रहा था। समझ रहे? तो इस तरीके से एनालिसिस करेंगे ना तो आप मीनिंग समझेंगे IIP घटा और बढ़ा क्यों, कारण क्या है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है। परसेंटेज नहीं ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि वो मासिक आंकड़े बदलते रहेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो कोर इंडस्ट्री क्या है और IIP क्या है वो मेरे ख्याल से अब समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार हम लोग ये जान पाए कि राष्ट्रीय आय कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब हमें राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन की विधियां समझनी है। 3 विधियां होती हैं, और फिर राष्ट्रीय आय की गणना में कुछ परिवर्तन हुआ है वो समझेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे राष्ट्रीय आय के बारे में, तो आज हम उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने ये पढ़ लिया था कि राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में संबंध क्या है। फिर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि रियल GDP और मौद्रिक GDP क्या होती है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। रियल GDP वह है जिसमें स्थिर मूल्यों पर GDP की गणना की जाए, और मौद्रिक GDP जो कि वर्तमान मूल्यों पर गणना होती है, और दोनों के अनुपात से हम GDP डिफ्लेटर निकालते हैं जो कि मुद्रास्फीति दर की गणना में काम आता है। ये हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमें समझना है राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ कौन सी हैं, और हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय आय की गणना में परिवर्तन क्या किया है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां होती हैं, 3 मेथड हैं जिनके अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब देखिए, कुछ भी पढ़े अब टॉपिक में आपको हमेशा राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। और आपने नोटिस किया होगा जब भी मैं कुछ भी नई चीज़ इसमें बताने लगता हूँ तो मैं एक बार परिभाषा आपको रिवाइज करा देता हूँ। उससे क्या होगा, आपको विधि या कुछ भी मैटर पढ़ाया जाए वो समझना आसान हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आय की गणना की परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय की, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन किसका था? वस्तु और सेवा। वस्तुएं कौन सी? अंतिम वस्तु। उत्पादन का मूल्य, कौन सा मूल्य? मौद्रिक मूल्य। और मौद्रिक मूल्य 2 हो सकते हैं, एक फैक्टर कॉस्ट भी हो सकता है और दूसरा मार्केट प्राइस भी। और इस मौद्रिक मूल्य का जो नंबर निकल के आएगा इसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब आपने भी इतनी बार परिभाषा सुन ली तो मुझे लगता है आपको याद ही हो गई होगी, इसीलिए हम कहते हैं अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो ऑटोमेटिक याद ही हो जाएगी। तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये रही राष्ट्रीय आय की परिभाषा। अब राष्ट्रीय आय की विधियों की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय आय की विधियों में सबसे जो पहली विधि होती है उसे हम बोलते हैं उत्पाद विधि। उत्पाद विधि या प्रोडक्शन मेथड। और इस उत्पाद विधि का एक नाम और है, उसे हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, हिंदी में मूल्य वर्धित विधि। ये होती क्या समझ लेते हैं। चूँकि नाम है उत्पाद विधि, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन हो रहा है
उस उत्पादन के मूल्य को जोड़ दो। जैसा इस परिभाषा में भी है, जितना भी उत्पादन हुआ अंतिम वस्तु और सेवाओं का, उस उत्पादन के मूल्य को जोड़ दें तो राष्ट्रीय आय बन जाएगा। ठीक, लेकिन जो दूसरा इसका नाम है, इससे इसको समझेंगे तो और ज़्यादा अच्छा भी रहेगा और आगे काम भी आएगा। यहाँ लिखा है वैल्यू एडिशन मेथड या मूल्य वर्धित विधि। देखिए, उत्पादन की प्रत्येक प्रक्रिया में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है। जब जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है तब तब वैल्यू एडिशन होता है। तो अब आप कहेंगे सर ये वैल्यू एडिशन किसे कह रहे हैं आप, उसको समझ लेते हैं। एक एग्जांपल के लिए, मान लो कपास का उत्पादन हुआ, कपास से बाद में धागे का उत्पादन हुआ और धागा यूज करके बाद में कपड़ा बना दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, कपास अगर 100 रुपये की थी तो उसको धागा बनाने में 50 रुपये और खर्च किए होंगे तो धागा बन के तैयार हो गया 150 रुपये में। ऐसे जब धागा 150 में बना तो उसको कपड़े के रूप में कन्वर्ट करने में 100 रुपये और खर्च किए तो 250 रुपये में कपड़ा तैयार हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है ये था कच्चा माल। कच्चे माल को नए स्वरूप में कन्वर्ट करने में जितनी वैल्यू ऐड करनी पड़ी उसे वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो कितनी वैल्यू ऐड करनी पड़ी, यहाँ 50 रुपये ऐड हुआ, इधर 100 रुपये ऐड हुआ, तो टोटल जितनी वैल्यू ऐड हुई अर्थव्यवस्था में हम कहेंगे वो वैल्यू एडिशन मेथड से राष्ट्रीय आय निकल के आ गई है। समझ आया आपको मेरी बात। हम चाहें तो सीधा भी कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय कितनी, तो हम बोलेंगे एक कपास का उत्पादन हुआ, धागे का और कपड़े का। चूँकि कपास और धागा मध्यवर्ती वस्तु हैं, कपड़ा अंतिम वस्तु है, तो अंतिम वस्तु 250 रुपये का राष्ट्रीय आय आ गई। लेकिन इसको इस तरीके से डायरेक्ट 250 रुपये गिन दिया जाएगा तो उससे एक छोटी सी कमी रह जाती है। अगर हम डायरेक्ट बता दें कि राष्ट्रीय आय कितनी है, इससे ये नहीं पता चलेगा कि किस किस क्षेत्र में कितना कितना रोजगार सृजित हुआ, यहाँ कितना रोजगार सृजित हो रहा है या उधर कितना रोजगार सृजित है, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। इसकी बजाय हम लोग अगर वैल्यू एडिशन मेथड ढूंढें तो इसका मतलब किसी गांव में वैल्यू एडिशन हुआ 100 रुपये का, फिर किसी सेमी अर्बन एरिया में वैल्यू एडिशन हुआ 50 रुपये का, जहाँ इससे धागा बनाया, फिर किसी अर्बन एरिया में कहीं फैक्ट्री होगी वहाँ पर वैल्यू एडिशन हो रहा है 100 रुपये का। तो अंतिम में टोटल आंसर अभी भी 250 ही आएगा। लेकिन वैल्यू एडिशन निकालने से पृथक पृथक कारकों को कितनी आय किन किन स्थानों पर मिल रही है इसकी भी गणना की जा सकती है। और तीनों का वैल्यू एडिशन जोड़ दें तो वैल्यू एडिशन देखिए तीनों का कितना है, 100 रुपये कपास में वैल्यू एडिशन यानी कपास उत्पादन में, धागा उत्पादन में 50 रुपये का वैल्यू एडिशन और कपड़ा उत्पादन में 100 रुपये का वैल्यू एडिशन। तो इन तीनों नंबर को जोड़ेंगे तो आंसर अभी भी वही 250 ही आएगा। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, कारण मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। और तीनों का वैल्यू एडिशन जोड़ के जो आंसर आता है उसे हम बोलते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, हिंदी में सकल मूल्य वर्धन। ये बहुत काम का शब्द है, अभी हम जब अपडेट वाला पार्ट पढ़ेंगे तो फिर ये काम आएगा, इसलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन प्रक्रिया को पूरा किया जाता है तो उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है। उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है और उस वैल्यू एडिशन को आपस में जितना वैल्यू एडिशन हुआ पूरी अर्थव्यवस्था में उसको जोड़ दिया जाए तो उसे GVA या ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते हैं। क्लियर है। तो ये GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन उत्पादन विधि, ये पहली विधि थी राष्ट्रीय आय की गणना की। अब दूसरी विधि की बात करते हैं। दूसरी विधि में नाम है जैसा कि दूसरी विधि है आय विधि, इनकम मेथड। तो आय विधि में आय का टोटल किया जाता है। किसकी आय, तो आप बताइए आय किसकी होगी, तो आंसर कारकों की। नाम क्या था, कारक आय, फैक्टर इनकम। और उत्पादन के कितने कारक होते हैं तो हम जानते हैं पहले से 4 कारक हैं। तो चारों कारकों की आय, कौन कौन से चारों कारक हैं, भूमि यानी उसकी आय का नाम क्या था, किराया या लगान। दूसरी आय श्रम यानी पारिश्रमिक, श्रम की आय पारिश्रमिक। तीसरा पूंजी, पूंजी की आय ब्याज। और चौथा जो कि उद्यमशीलता, उसको लाभ हुआ। चारों की आय को जोड़ दो और प्लस एक और चीज मिश्रित आय। चारों की आय के अलावा एक और शब्द मैंने जोड़ा मिश्रित आय, तो जो टोटल निकल के आएगा उसे हम राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहेंगे। किराया, पारिश्रमिक, ब्याज, लाभ और इधर मिश्रित आय बराबर में निकल के आ रहा है राष्ट्रीय आय। तो आप चारों की आय तो जानते हैं,
ये कहाँ से आई? क्योंकि उत्पादन में संलग्न है, इसलिए उत्पादन के परिणाम स्वरूप चारों को आय प्राप्त हो रही है, तो इसे हमने नाम बोला कारक आय है ये। यहाँ जो मिश्रित आय शब्द लिखा है ये आप जानना चाहते हैं ये क्या है, तो बड़ा आसान है कि कुछ उद्योग या कुछ उद्यम या कुछ ऐसे उत्पादन संस्थाएं हो सकती हैं जो सरकार के पास पंजीकृत ना हो, लेकिन उनको भी आय तो सर्जित हो रही है, वो भी उत्पादन कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे आप अपने घर के आसपास देखें, कोई छोटी सी फैक्ट्री है, वो सरकार के पास रजिस्टर्ड नहीं है, या एक कोई कुटीर उद्योग है, तो उत्पादन तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार के पास पंजीकृत नहीं है तो उनकी आय को हम मिश्रित आय के रूप में अनुमान लगाते हैं उसका, और जो परिणाम निकल के आएगा वो राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय की जैसी परिभाषा थी, एक वर्ष में उत्पादन का परिणाम, उत्पादन के परिणाम स्वरूप आय सृजित होती है। तो आय विधि के अंतर्गत कारकों को एक वर्ष में प्राप्त आय का योग किया जाता है, जिसे हम राष्ट्रीय आय का नाम दे रहे हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं हम तीसरी विधि की, और तीसरी विधि का नाम होता है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ाया था यूनिट 1 में, आय का चक्रीय प्रभाव, है ना, याद आ रहा होगा, लास्ट क्लास में भी उसका थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था। आय का चक्रीय प्रभाव जब हमने पढ़ा तो उसमें पढ़े थे कि संस्थाएं 3 होती हैं। कौन कौन सी संस्थाएं? परिवार, फर्म और सरकार। और तीनों संस्थाएं कुछ ना कुछ खर्च करती हैं। परिवार, फर्म और सरकार, तीनों संस्थाएं कुछ आपस में व्यय करती हैं, खर्च करती हैं। तो तीनों संस्थाओं के व्यय को यहाँ पे जोड़ना है। अब याद करते हैं, मैं हल्का सा आपको वो चित्र याद दिला देता हूँ कि जो परिवार व्यय करता है उसका नाम था उपभोग व्यय, ठीक। फर्म जो खर्च करती है उसका नाम था निवेश व्यय, फर्म निवेश के लिए खर्च करती है। और फिर सरकार का व्यय, सरकारी व्यय, सार्वजनिक व्यय नाम बोल सकते हैं इसे हम, ये कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। परिवार जो खर्च करता है वो अपनी उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, फर्म जो खर्च कर रही है वो निवेश के लिए, जिससे लाभ कमा सके। और आपको ध्यान आ रहा होगा कुछ ऐसा हमने चार्ट सा बनाया था, है ना, बना हुआ आपकी कॉपी में, आपके पास PDF नोट्स हैं, यूनिट 1 आप देख चुके हो, तो मैं दोबारा उसे ड्रॉ नहीं करूँगा, हल्का से यहाँ पे याद दिलाना उद्देश्य है। तीनों जो व्यय कर रहे हैं, यदि हम तीनों के व्यय को जोड़ दिया जाए, तीनों के व्यय का टोटल कर दिया जाए, तो राष्ट्रीय आय निकल के आ जाएगा। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा के हिसाब से ये सी जो उपभोग व्यय है इसे हम C से डिनोट कर देते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। निवेश व्यय को I से डिनोट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और सरकारी व्यय को हमने G से डिनोट कर दिया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो राष्ट्रीय आय का एक फार्मूला बन गया C + G + I, ये है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय व्यय विधि से अगर कैलकुलेट करें तो उपभोग व्यय, निवेश व्यय और सरकारी व्यय तीनों का कुल योग राष्ट्रीय आय बन जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन अभी जो मैंने ये फार्मूला लिखा ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी की परिभाषा फिर वही बात यूनिट 1 में पढ़ा दी गई है। देखिए, मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ और आगे भी बहुत यूज़ होगा, और पूरी इकोनॉमी पढ़ने के बाद आपको रियलाइज़ भी होगा। मैं एक वर्ड बोल रहा था अभी कि ये जो फार्मूला है ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। अब क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? वह अर्थव्यवस्था जहाँ आयात निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं, ना तो आयात होता है ना निर्यात होता है। तो इसमें भी देखें, आयात निर्यात की कोई भूमिका मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि ये मैंने आय के त्रिचक्रीय प्रवाह से फार्मूला बनाया है। लेकिन आपको ये भी याद होगा यूनिट 1 में ही हमने आय के चक्रीय प्रभाव पढ़ते समय 4 चक्रीय प्रभाव भी जाना था, और जो चौथा सेक्टर था उसका नाम था शुद्ध निर्यात एक्सटर्नल सेक्टर। और यहाँ पर एक्सटर्नल सेक्टर को जोड़ दें X - M। X क्या है? एक्सपोर्ट, और M क्या है? इम्पोर्ट। तो राष्ट्रीय आय का फार्मूला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। क्लियर हो रहा है? उपभोग व्यय, सरकारी व्यय, निवेश व्यय, इधर निर्यात और माइनस आयात। अब चूंकि मैंने आयात निर्यात दोनों की भूमिका ले आया, तो अब ये फार्मूला जो बना ये ओपन इकोनॉमी है। और आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है, तो राष्ट्रीय आय का ये फार्मूला ओपन इकोनॉमी के लिए बोला गया है। और जो मैंने अगर X - M को हटा दूं तो वो फिर क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए रहेगा। तो राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियाँ, उत्पाद विधि जिसका नाम वैल्यू एडिशन मेथड भी है, जिसमें हम GVA की गणना करते हैं, आय विधि
इसमें हम इनकम निकालते हैं, कारकों को प्राप्त आय। और तीसरा व्यय विधि, इसमें हम तीनों को, जो तीनों ने व्यय किया, तीन कौन, परिवार, फर्म और सरकार, तीनों के व्यय का योग कर लेते हैं, तो व्यय विधि से आ जाता है कि राष्ट्रीय आय कितनी है। क्लियर हुआ? ये बात हुई राष्ट्रीय आय की विधियों की, गणना करने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना में कुछ हाल ही में परिवर्तन किया गया, जो मैं आपसे कह रहा था कि अपडेट वाला पार्ट पढ़ना है। अच्छा, उस परिवर्तन को पढ़ना है, उसके साथ साथ हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि कुछ बातें हैं जो राष्ट्रीय आय कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, जिसे हम नाम बोलते हैं राष्ट्रीय आय की गणना की सीमाएं। तो आप बोलेंगे सर वो तो आपने पढ़ा दिया है। मैंने जो पढ़ाया है वो ये पढ़ाया था कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल नहीं किया जाता, जैसे हस्तांतरण आय। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो ये कि कुछ चीज़ें हैं जिनको राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन पूरा नहीं कर पाती, यानी लिमिटेशंस हैं। देखिए, लिमिटेशंस अर्थात सीमाएं, अर्थात कुछ बातें हैं ऐसी जिनको राष्ट्रीय आय में गणना में पूरा किया ही नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। देखिए, दो अलग अलग बातें, फिर से कह रहा हूँ, कुछ बिंदु हैं जिन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि वो टेक्निकली गलत हैं, जैसे हस्तांतरण आय। मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिनको राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन पूरा नहीं कर पाती है, वो मेथड वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है, वो पूरा हो ही नहीं पाएगा। जैसे मैं समझाता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे पहली बात कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो राष्ट्रीय आय की गणना से ये पता चल गया कि देश में जीडीपी कितनी बढ़ रही है या उत्पादन कितना बढ़ रहा है, लेकिन इससे ये जानकारी नहीं ली जा सकती है कि देश में आर्थिक कल्याण की क्या स्थिति है, कि प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो यानी सीमाएं हैं, हमने सारे मेथड लगा लिए, कैलकुलेशन कर ली, लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो पा रहा है या नहीं। अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना करने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि ओवरऑल समग्र रूप से देश में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, लेकिन ये नहीं पता चला कि प्रत्येक व्यक्ति को इससे लाभ हुआ कि नहीं। ये निश्चित नहीं है। हो सकता है रिलायंस कंपनी में उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा हो तो हम कहेंगे देश की जीडीपी बढ़ गई, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि किसी पिछड़े हुए गांव में या पिछड़े हुए क्षेत्र में कोई व्यक्ति रह रहा तो उसको भी रिलायंस का लाभ मिला हो। बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अर्थात राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कल्याणकारी हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ये इसकी सीमाएं हैं, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि संसाधनों का वितरण समान रूप से नहीं होता है। किसी राज्य में, किसी ज़िले में या किसी तहसील गांव में उतने ही संसाधन हो जितने दूसरे राज्य ज़िले में हैं, जरूरी नहीं है। प्राकृतिक संसाधन भी विपरीत होते हैं, अलग अलग होते हैं, और कृत्रिम संसाधन भी अलग अलग होते हैं। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कल्याणकारी हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ये आर्थिक कल्याण को इंगित नहीं करती है। इसके लिए फिर हमें दूसरे संकेतक ढूंढने पड़ते हैं जिनके माध्यम से राष्ट्रीय आय के अलावा जिनके माध्यम से हम कल्याण की गणना कर सकें। तो ये तो हुई इसकी पहली सीमा। दूसरा, इसी से मिलता जुलता एक और चीज़ कि मान लो जीडीपी बढ़ रही है, तो जीडीपी बढ़ने का ये मतलब थोड़ी है कि हमेशा ही वो प्रत्येक नागरिक का कल्याण करे। अब आप कहेंगे सर यही बात तो आपने अभी बताई थी। देखो, अभी जो मैंने बताई थी वो था संसाधनों के वितरण से रिलेटेड, कि जीडीपी बढ़ी है लेकिन हो सकता है संसाधनों का जो वितरण है वो असमान बहुत अधिक है। हो सकता है असमानता बढ़ रही हो, असमानता बढ़ रही हो लेकिन जीडीपी भी बढ़ रही हो सकता है ना। धन का केंद्रीकरण हो रहा हो, किसी एक कंपनी में उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा हो लेकिन जीडीपी तो बढ़ गई, परंतु उससे असमानता देश में बढ़ती जा रही है। तो ये जो पॉइंट था ये असमानता से संबंधित। दूसरे पॉइंट को समझें। मान लेते हैं कि डिफेंस सेक्टर में, रक्षा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, डिफेंस के इक्विपमेंट्स उत्पादन बहुत तेज़ी से किया जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान, भारत चीन, तो बॉर्डर पे तनाव चल रहा है, इसलिए उत्पादन तेज़ी से बढ़ा दिया गया। नए नए एयरक्राफ्ट, ड्रोन, मिसाइल वगैरह वगैरह। अब उत्पादन बढ़ेगा चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, है तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी का हिस्सा, क्या उत्पादन हो रहा है, घरेलू सीमा में, तो जीडीपी में शामिल होगा। तो ओवरऑल हमें क्या दिखेगा, देखो देश की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन ये जीडीपी में जो वृद्धि हो रही है ये प्रत्येक नागरिक के लिए कल्याणकारी नहीं है, प्रत्येक नागरिक के लिए कल्याणकारी नहीं।
आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, भाई सुरक्षा तो कर रहे हैं ना, सुरक्षा कर रहे हैं लेकिन कोई इनकम जनरेट किसी एक निश्चित क्षेत्र में तो हो रही है। जैसे मान लो डीआरडीओ का यहाँ पर रोल है, तो डीआरडीओ के जो वैज्ञानिक हैं जो वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, जो उस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको काराकाय प्राप्त हो रही है। लेकिन इससे हो सकता है इसी समय पे देश में भूखमरी भी बढ़ रही हो सकता है इसी समय पे कुछ क्षेत्रों में, कुछ राज्यों में लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हों। क्योंकि हम ओवरऑल जो बोल रहे हैं जीडीपी में वृद्धि रक्षा क्षेत्र के कारण हुई, लेकिन मिसाइल बनाने से किसी व्यक्ति को खाना नहीं मिल पा रहा है। तो दोनों बातें एक ही समय पर हो रही हैं। तो ये चीज़ की गणना जीडीपी या राष्ट्रीय आय नहीं कर पाती। राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कल्याणकारी हो ऐसा जरूरी नहीं है, अर्थात राष्ट्रीय आय में वृद्धि से समावेशी विकास की गणना नहीं हो पाती। अब आप कहेंगे सर ये भी तो जरूरी है। तुरंत आप में से एक दो लोग जो देशभक्ति हमेशा तैयार रहती है उनकी, वो बोल देंगे सर रक्षा क्षेत्र में उत्पादन भी तो आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है, मैंने ये मना नहीं किया है ना। नेगेटिव ना सोचें इसको, नकारात्मक। रक्षा क्षेत्र में उत्पादन जरूरी है, परंतु साथ साथ नागरिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन भी जरूरी है। यदि हम आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन कम करके रक्षा क्षेत्र में खर्च ज़्यादा बढ़ा दें, उत्पादन ज़्यादा बढ़ा दें, तो हम ये तो कह पाएंगे कि देखो देश की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन उसी समय सेम टाइम पर कई नागरिक, कई व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके होंगे भूख के कारण। इसलिए राष्ट्रीय आय बढ़ने का ये भी देखना होता है कि राष्ट्रीय आय बढ़ किस वजह से रही है। जीडीपी अगर बढ़ रही है तो जीडीपी बढ़ने का कारण क्या है। और यही रीज़न है कि आप अखबारों में सुनते रहेंगे कि कृषि क्षेत्र में अगर जीडीपी, कृषि क्षेत्र की जो जीडीपी है वो ना बढ़े तो तनाव पैदा होने लगता है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन कम हुआ लगता है, अर्थात किसानों की आय कम हो गई है। ऐसा भी आप वर्ड पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे में कभी कभी कि कृषि जीडीपी, एग्रीकल्चर जीडीपी है। तो इसका मतलब क्या है, शब्द को तोड़े, कृषि क्षेत्र में उत्पादन, अंतिम वस्तुओं का, सेवाएं तो बहुत कम है वहाँ पर, अंतिम वस्तु कहाँ उत्पादन, घरेलू सीमा में, तो बन गया पूरा वर्ड कृषि जीडीपी। एक वर्ष का है ये तो आप जानते ही। ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी, तो ये सब छोटे छोटे शब्द हैं, अब उन शब्दों से आप भाषा बनाना सीखें। तो राष्ट्रीय आय की गणना की लिमिटेशंस हैं। एक और ऐसा ही पॉइंट लेते हैं, थर्ड पॉइंट। एक शब्द होता है बाह्यताएं, इंग्लिश वर्ड होता है एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज या बाह्यताएं। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर इसको राष्ट्रीय आय से जोड़ेंगे। यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी गलती की सजा मिल जाए, या फिर किसी व्यक्ति को बिना किसी निवेश के लाभ हो जाए, बिना किसी कार्य के उनको लाभ हो जाए, तो इस घटना को हम एक्सटर्नलिटीज या बाह्य प्रभाव या बाह्यताएं कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी समझ नहीं आया होगा। मान लेते हैं एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, रोड पर खड़ा होकर चाय की दुकान के सामने वो धुआं उड़ा रहा है, समझ रहे हैं, ये धुआं जा रहा है। तो इस व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, इसकी हेल्थ को नुकसान हो रहा होगा। सिगरेट पे ध्यान ना दे, जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दे ना। आपका फोकस है सिगरेट कैसी बनाई है, अब जैसी आप बनाना चाहें वैसी बना लीजिए। तो सिगरेट एक व्यक्ति पी रहा है तो इसको तो नुकसान हो रहा है, लेकिन जो आसपास जो लोग खड़े हैं, जो वहाँ केवल चाय पीने आए थे, उनको भी धुआं ज़बरदस्ती खींचना पड़ रहा है ना, ऑटोमेटिकली उनके अंदर जा रहा होगा। तो आप बताइए इन्होंने कोई गलती करी? नहीं, इनकी गलती नहीं थी, सिगरेट नहीं पी रहे थे, लेकिन फिर भी इनको उस सिगरेट के धुएं से नुकसान हो रहा होगा, इनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, और बहुत ज़्यादा अगर इन्होंने धुआं खींच लिया तो फिर इनको कैंसर तक हो सकता है। धुआं खींचने वर्ड पे नहा से, जो मैं कह रहा हूँ उस पर फोकस करना है ना। तो बिना किसी गलती की इनको सज़ा मिल रही है, इसे हम कहते हैं बाह्यताएं, और ये है नेगेटिव बाह्यताएं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। बाह्यताएं दो प्रकार की होती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक बाह्यताओं का मतलब है कि बिना किसी गलती के आपको सज़ा मिल गई, और बिना किसी कार्य के निवेश के आपको लाभ हो जाए, तो उसे सकारात्मक बाह्यताएं कहते हैं। जैसे एक गांव में एक विद्यालय खुलवा दिया गया, स्कूल खुल गया एक। जब गांव में स्कूल खुला तो स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे होंगे, मान लेते हैं 200 बच्चे हैं, तो इनको लाभ होगा, इनको शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। लेकिन इस स्कूल के कारण केवल इन 200 बच्चों को ही लाभ नहीं होता, ये आप जानते हैं,
पूरे गांव में उससे कई प्रकार के रोज़गार सृजित होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित रोज़गार, बच्चों के खाने पीने की बातों, जो मिठाई वगैरह होती है जो बच्चे खाते रहते हैं, चॉकलेट वगैरह, उनसे संबंधित रोज़गार, जनरल स्टोर का, या आप कह सकते हैं कि जो स्टेशनरी शॉप है उससे संबंधित रोज़गार, और भी प्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार के रोज़गार सृजित हो जाएंगे। कैसे हुआ? केवल 200 बच्चों को लाभ नहीं हुआ है, अर्थात विद्यालय में केवल 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन लाभ उसके अलावा भी और 200 लोगों को हो रहा होगा, तो उसे हम कहते हैं सकारात्मक बाह्यताएं। कुछ कार्य भी नहीं किया फिर भी लाभ होने लग गया, यहाँ कोई गलती नहीं थी फिर भी सज़ा मिल गई, नेगेटिव बाह्यताएं। तो एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब है यदि बिना किसी गलती के सज़ा मिले या बिना किसी कार्य के लाभ हो तो उसे एक्सटर्नलिटीज़ या बाह्य प्रभाव या बाह्यताएं कहते हैं। और बाह्यताएं, इसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है, संभव ही नहीं है। राष्ट्रीय आय की लिमिटेशन है, राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन का कोई भी मेथड लगा लें, उसकी लिमिट है, वो राष्ट्रीय आय में एक्सटर्नलिटीज़ को हम कैलकुलेट कर ही नहीं पाते, मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेशन ही संभव नहीं होती। समझ आया आपको? अब ये जो कैलकुलेशन संभव नहीं है या इसकी लिमिटेशन है, इसका क्या किया जाए? तो देखें आप कि मान लो जीडीपी बढ़ेगी, जब जब जीडीपी बढ़ेगी मतलब उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो पर्यावरण पर प्रभाव भी तो पड़ता है। हमेशा आजकल आप सुनते रहते हैं, आए दिन अखबारों में पर्यावरण के बारे में चर्चा होती है। तो पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो नकारात्मक बाह्यता है, और उस नकारात्मक बाह्यता की गणना यहाँ पर करना संभव नहीं है। यदि पर्यावरण पर उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव को एडजस्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो प्राप्त जीडीपी को ग्रीन जीडीपी कहते हैं। शब्द पे ध्यान दें, ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या है कि जीडीपी में वृद्धि हुई है, लेकिन साथ साथ पर्यावरण का ख्याल रखा गया है, और पर्यावरण से संबंधित अगर कोई नकारात्मक प्रभाव है तो उसको हटा दिया गया है, तो कैलकुलेशन से जो बची जीडीपी उसे ग्रीन जीडीपी कहेंगे। तो राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमने अभी जाना। अब हम बात करते हैं अपडेट के बारे में कि राष्ट्रीय आय की गणना में क्या कुछ चेंज हुआ है, क्या कुछ बदलाव हुआ, अपडेट हुआ है। तो आप देखेंगे अपडेट में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि GDP-FC फुल फॉर्म पढ़ें, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। अब ये शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा, हटा दिया गया। जीडीपी शब्द ही, FC शब्द ही नहीं, अब फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेशन होगी नहीं। अब जो दूसरा शब्द यूज किया जाएगा उसका नाम होगा GVA। तो GVA की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक, और अभी बताया था वैल्यू एडिशन क्या होता है। सेकेंड पॉइंट, GDP-MP फुल फॉर्म GDP मार्केट प्राइस। अगर कभी भी अब GDP-MP लिखना हो तो उसको GDP खाली GDP लिखा जाएगा, इस प्रकार MP वर्ड नहीं लिखा जाएगा। अर्थात जब भी हम कहीं GDP लिखा हुआ देखेंगे तो हम ये मान लेंगे कि इसमें कैलकुलेशन बाजार मूल्य पर ही की गई है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, अब कैलकुलेशन में पशु उत्पाद, वनोत्पाद, इनको भी शामिल किया जाएगा, जो अब तक नहीं हो पाता था। कैलकुलेशन के मेथड को चेंज किया गया है, तो वनोत्पाद या पशु उत्पाद को शामिल करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उत्पादन ज़्यादा दिखेगा तो जीडीपी बढ़ जाएगी। चौथा पॉइंट, बेस ईयर बदल दिया गया। पहले बेस ईयर था 2004-05, अब बेस ईयर कर दिया गया 2011-12, तो बेस ईयर चेंज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, जीडीपी की गणना में ये जो GVA शब्द यहाँ पे लिखा है मैंने, अब GVA की गणना GVA एट बेसिक प्राइस कैलकुलेट किया जाएगा। यानी GVA की गणना कौन से प्राइस पर हो रही है? बेसिक प्राइस पर। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, इसको समझेंगे अभी हम। देखिए GVA कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन ये तो बताया नहीं था ना कौन से प्राइस पर, तो बेसिक प्राइस पर। GDP कैलकुलेट हो रही है तो मार्केट प्राइस पर, लेकिन लिखा नहीं जाएगा मार्केट प्राइस। पशु उत्पाद, वनोत्पाद कैलकुलेट हो रहे हैं अब। और एक साथ साथ पॉइंट बताया तो, पहले जो उद्योगों को शामिल किया जाता था कि उद्योगों में कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अब मैन्युफैक्चरिंग के जो इकाइयां हैं उनकी संख्या और ज़्यादा हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर
मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का एक प्रोजेक्ट था MCA 21, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसका एक MCA 21 नाम का प्रोजेक्ट था जो कि ई गवर्नेंस से संबंधित है। इस ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट में औद्योगिक इकाइयों को ऑनलाइन अपने आंकड़े सबमिट करने के लिए कहा गया। आप समझिएगा आंकड़े किस चीज़ के हैं। मेरी एक फैक्ट्री है, मेरे यहाँ पर कितना उत्पादन होता है, क्या बार बार चेक करने थोड़ी आएंगे। तो मुझे यानी फैक्ट्री मालिक को ही अपने उत्पादन की जानकारी सरकार को भेजनी पड़ती थी और उसमें पेपर वर्क बहुत होता था। तो मुझे लगता है कौन इतनी जानकारी भेजेगा, जो मैंने पिछले महीने भेजी थी वही जानकारी मैं फिर भेज दूंगा, बहुत ज़्यादा उसमें चेंज नहीं किया। एक तो टैक्स वैक्स का भी झंझट पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। तो सरकार ने अब इसे ऑनलाइन कर दिया ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के माध्यम से। उससे क्या है कि मेरे लिए काम आसान हो गया, पेपर वर्क कम हो गया, मेंटेन करना उसे मेरे लिए आसान है और सरकार भी इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रही थी। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ अब राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल हो पाएंगी और यदि ज़्यादा इकाइयाँ शामिल होती हैं तो आप समझेंगे कि GDP की जो नंबर हैं या राष्ट्रीय आय के जो नंबर हैं वो और बढ़ पाएंगे। तो राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई थी उसका एक कारण ये भी था और दूसरा बड़ा कारण था कि हम 2004 की 5 की बजाय 11-12 को हमने बेस ईयर मान लिया था। तो इस पर थोड़ा विवाद भी हुआ था, लेकिन हम उस विवाद की चर्चा फिलहाल नहीं करेंगे, पहले इसको पूरा समझ लेते हैं। अब बात आती है कि बेसिक प्राइस का क्या है, एक तो ये आपको पूछना है और दूसरा एक मन में आ रहा है कि चेंज क्यों किया। देखिए पहली बात तो ये कि समय अंतराल के बाद बेस ईयर को चेंज कर लेना चाहिए, नई श्रृंखला ले आनी चाहिए। मैंने आपको बताया था जितना करंट ईयर और बेस ईयर में गैप कम हो उतना सटीक जानकारी मिलेगी, एक कारण। और दूसरा कारण यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग 2008 इस आदेश के तहत हमने अपनी राष्ट्रीय आय की गणना में परिवर्तन किए। यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग 2008 के जो उसमें नियम बताए गए हैं उसके अंतर्गत हमने परिवर्तन किया है। यद्यपि इस पर विवाद हुआ कि भाई आपने अचानक से परिवर्तन कर दिया, GDP बढ़ गई, क्योंकि आप जब मार्केट प्राइस यूज़ करेंगे, पहले आप फैक्टर कॉस्ट यूज़ करते थे, पहले फैक्टर कॉस्ट था वो भी 2004-05 का, अब मार्केट प्राइस यूज़ करेंगे और वो भी 2011-12 का, तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना भाई, नॉर्मली ही एक ही वर्ष का अगर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस लेंगे तो ही डिफरेंस दिखता है, तो यहाँ तो ईयर भी चेंज है और प्राइस भी चेंज। तो सरकार ने ये जवाब दिया कि हमने किस नियम के तहत हमने चेंज किए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में परिवर्तन किए गए। अब जो बात आती है कि बेसिक प्राइस क्या है, तो देखिए हम बेसिक प्राइस यहाँ पर किसे कह रहे हैं। बेसिक प्राइस समझने से पहले आपको एक बार फैक्टर कॉस्ट वाला मैं फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। फैक्टर कॉस्ट, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिए जाते थे और सब्सिडी को माइनस कर रहे थे और जो नंबर निकल के आ रहा था उसका नाम था मार्केट प्राइस, ठीक है, बाजार मूल्य। अब क्वेश्चन बनता है या फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत किसे कह रहे थे, तो साधन लागत का यहाँ पर तात्पर्य था कि उत्पादन के कारकों की लागत। कितने कारक? 4। देखें जरा ध्यान से, तो चारों कारकों की लागत है जुड़ जाती थी, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। लेकिन उत्पादक कहता है कि सर जो मैंने भूमि पर टैक्स दिया है, प्रॉपर्टी पर टैक्स देते हैं कि नहीं, उसको तो कहीं शामिल ही नहीं किया गया, वो भी तो मेरे लिए लागत है। उत्पादन हो या ना हो, कम हो या ज़्यादा हो, सरकार को मुझे प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, तो प्रॉपर्टी टैक्स में कहीं काउंट नहीं हो रहा है। इससे एक बात पता चलती थी कि फैक्टर कॉस्ट में पूरा नंबर नहीं आ पा रहा है। जो हमने लागत, जिसे शब्द बोला लागत, तो उत्पादक की पूरी लागत यहाँ काउंट नहीं हो रही है। इससे जब पूरा नंबर नहीं निकल के आएगा तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक रहेगी। इसके लिए यहाँ पे सुधार किया गया और एक शब्द जोड़ा गया, बेसिक प्राइस, हिंदी में आधार मूल्य। और बेसिक प्राइस में ये चीज़ यहाँ पे जोड़ दी गई है कि फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत में चारों कारकों की लागत प्लस कुछ ऐसे टैक्स होंगे जो प्रोडक्शन से संबंधित हों। प्रोडक्शन से संबंधित यानी जैसे मैंने कहा कि इस बिल्डिंग में मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे उत्पादन हो रहा है वस्तुओं का या सेवाओं का,
तो इस प्रोडक्शन की इस गतिविधि पर मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, जैसे मैंने प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में दिया, तो वो प्रोडक्शन टैक्स यहाँ पे जोड़ दिया जाए, प्रोडक्शन टैक्स, क्योंकि वो भी अब लागत का हिस्सा है। और हो सकता है सरकार मुझे सब्सिडी देती हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कर दो। देखिए अभी छोटा सा एक डाउट क्रिएट होगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा साथ साथ। प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी, तो जो कैलकुलेशन के बाद नंबर आया उसको हमने नाम दिया बेसिक प्राइस। यहाँ पे अब दूसरा शब्द है मार्केट प्राइस, यानी बाजार मूल्य। तो मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? बेसिक प्राइस। अभी जो बीपी लिखा है ये बेसिक प्राइस है। अब पहले आप देखें कि हम जब भी किसी वस्तु को खरीदने जाएंगे, मान ली हमें पेन खरीदना है, तो उसमें साधन लागत होती है। सरकार ने अगर कोई प्रोडक्शन पर टैक्स दिया था उस पेन के प्रोडक्शन पर, कि भैया आप यहाँ पेन प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस जगह पर भूमि पर सरकार ने कोई टैक्स लिया था, तो वो उसने लागत में जोड़ दिया। सरकार ने कोई सब्सिडी दी थी, वो माइनस हो गई। तो जो निकल के आया नंबर उसे नाम दिया बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस के बाद जब हम बाजार में जाएंगे तो सरकार उस वस्तु विशेष पर टैक्स लगाएगी अब, और ये जो वस्तु विशेष पर टैक्स है इसे हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। अब आपके मन में जो क्वेश्चन आएगा उस जिज्ञासा का जवाब देना है, तो सुनिए। आप कह रहे होंगे सर यहाँ प्रोडक्शन टैक्स है, यहाँ प्रोडक्ट टैक्स, ये क्या है समझ नहीं आया। सुने ध्यान से। जैसे किसी एक एरिया में उत्पादन किया जा रहा है, किस वस्तु का किया जा रहा है फिलहाल छोड़ दो, एक कोई एरिया है यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, सरकार ने कहा कि उत्पादन करोगे, ये भूमि है, हम इस भूमि पर आपसे टैक्स लेंगे, नाम है प्रॉपर्टी टैक्स। अब आप बताइए अंदर वस्तु एसी का उत्पादन हो रहा है, मोबाइल का या पेन का या चेयर का, इससे फ़र्क पड़ा नहीं, कि प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी के एरिया के हिसाब से होता है, तो प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ा। तो इसे हम बोल रहे हैं प्रोडक्शन टैक्स, इसका वस्तु विशेष से कोई संबंध नहीं है। अब मान लीजिए एक और चीज़ इसमें जोड़ देते हैं, यहाँ एसी का उत्पादन हो रहा है, तो नाम बोला एसी पर जो टैक्स लगेंगे वो प्रोडक्ट टैक्स है, क्योंकि एसी पर टैक्स या पेन पर टैक्स या मोबाइल पर, तीनों पर अलग अलग हो सकते हैं, होते हैं भाई अलग अलग। आप सहमत है मेरी बात से? तीनों पर जीएसटी देते हैं ना, आप अलग अलग दे रहे हैं, किसी पर 18 है, किसी पर 28 भी हो सकता है। तो वो जो वस्तु विशेष पर टैक्स लग रहा है उसे नाम बोल रहे हैं प्रोडक्ट टैक्स। तो क्या जवाब मिला कि प्रोडक्शन टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, आप चाहे उत्पादन किसी का भी करो, लेकिन प्रोडक्ट टैक्स चेंज होता रहेगा, वेरी होता रहेगा, कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम, इसीलिए बाजार मूल्य फिर परिवर्तित होता रहेगा। क्लियर है? प्रोडक्शन पे जो टैक्स लग रहा था वो उत्पादन की लागत का हिस्सा था, क्योंकि उत्पादक उसे भुगतान करता है। यद्यपि बाद में वो बेसिक प्राइस बन गया और फिर वो मूल्य, बाजार मूल्य के नाम से वो ग्राहक से ले लेता है, लेकिन शुरू में उसने उत्पादक जो उसने पे किया सरकार को। ऐसे यहाँ पर मैंने बोला प्रोडक्शन सब्सिडी। अब सपोज ये एक रूरल एरिया है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो पहले तो सरकार ने प्रोडक्शन टैक्स ले लिया, यानी प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में। अब सरकार कहती है चूँकि आप गांव में उत्पादन कर रहे हो, हम आपको कुछ सब्सिडी दे देंगे। किस वस्तु का इससे मतलब नहीं, किसी वस्तु का हो, आप ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार दे रहे हो, हम आपकी हेल्प करेंगे, सब्सिडी दे देते हैं। एमएसएमई क्षेत्र को मिलती है सब्सिडी, तो उसे हमने नाम क्या बोला? प्रोडक्शन सब्सिडी। और यहाँ जो मैंने शब्द लिखा प्रोडक्ट सब्सिडी, सपोज करो आप शहर में कोई इकाई है लेकिन वो सोलर एनर्जी का उत्पादन करती है, सोलर एनर्जी, सोलर एक प्रोडक्ट हो गया। तो सोलर एनर्जी से संबंधित अगर प्रोडक्ट उत्पादन हो रहा है, सरकार ने कहा सोलर का प्रोडक्शन करोगे तो प्रोडक्ट सब्सिडी मिलेगी, टीवी का उत्पादन करोगे तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो वस्तु विशेष पर सब्सिडी है। तो फिर से देखिए, अगर मेरे ख्याल से अब तो क्लियर हो गया होगा, ये उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित टैक्स या सब्सिडी है, ये वस्तु विशेष या उत्पाद से संबंधित टैक्स और सब्सिडी है। चूँकि पहले होता क्या था, लागत काउंट करते थे चारों कारकों की, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स यही सब चीज़ें काउंट ही नहीं हो पाती थी। देखिए कहीं नहीं था। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स था ये तो जीएसटी था, प्रॉपर्टी टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, काउंट ही नहीं होता था। तो उस फॉर्मूले में सुधार किया गया अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार। बेसिक प्राइस बराबर साधन लागत प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, सॉरी प्रोडक्शन टैक्स प्रोडक्शन सब्सिडी, और मार्केट प्राइस बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। तो आज की डेट में क्या कैलकुलेट होता है? अब भारत में GVA की गणना की जाती है किस मूल्य पर? बेसिक प्राइस पर। और
जीडीपी की गणना की जाती है किस मूल्य पर? मार्केट प्राइस पर। यद्यपि मार्केट प्राइस लिखते नहीं हैं, केवल जीडीपी लिखते हैं। क्लियर हो गया होगा? एक बार आप इसको पीडीएफ नोट से भी देखिएगा और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अगर कोई भाषा में कोई डाउट लगेगा तो, वैसे मेरे ख्याल से मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया। तो ये तो हुई राष्ट्रीय आय की गणना की बात और उसमें अपडेट क्या हुआ, परिवर्तन क्या हुआ। अब हमने पढ़ा था इस पूरे चैप्टर में कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक समृद्धि की जानकारी कैसे मिलती है? प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन से। उसके कई कारक थे, आपको याद होंगे, बचत, निवेश वगैरह वगैरह पढ़ लिया हमने उनको। मैंने आपको एक चार्ट भी दिखाया था। लेकिन आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं, मानव का विकास हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी कैसे मिले? तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है, नाम है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसे बोलते हैं HDR, या हिंदी में बोलें तो मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में विभिन्न देशों में मानव विकास की स्थिति कैसी है इसके बारे में बात करी जाती है। भारत में, ऑस्ट्रेलिया में मानव विकास, ह्यूमन कितना डेवलप हो रहा है, और इस ह्यूमन डेवलपमेंट का पैमाना क्या हो, तो इसके लिए एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया है, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस HDI का मान ज्ञात किया जाता है, वैल्यू निकाली जाती है प्रत्येक देश के लिए अलग अलग, और उस HDI की वैल्यू के हिसाब से फिर अलग अलग देशों को रैंकिंग दी जाती है। और जो रैंकिंग में ऊपर है तो पता चलता है कि उस देश में मानव विकास की स्थिति बेहतर है, मानव का विकास और ज़्यादा हो रहा है, उच्च स्तरीय जीवन व्यतीत कर पा रहा है वो, है ना। इस UNDP द्वारा, संस्था द्वारा HDR यानी मानव विकास रिपोर्ट की शुरुआत सन 1990 में की गई। पाकिस्तानी मूल के अर्थशास्त्री और भारतीय अर्थशास्त्री दोनों ने मिल करके इसकी शुरुआत करी। भारत से अमर्त्य सेन थे, आपने सुना होगा अमर्त्य सेन के बारे में कि उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो UNDP संस्था द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट की शुरुआत की वो 1990 से हो रही है। वार्षिक ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। आप लोग जो मेरे ख्याल से जनरली गलती कर देते हैं वो इसकी रैंकिंग की गलती कर देते हैं कि रैंकिंग याद करने लग जाते हैं। रैंकिंग देखिए, मना नहीं करता हूँ, लेकिन रैंकिंग के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मानव विकास की गणना क्यों करना जरूरी है? तो मैंने अभी एक लाइन बोली थी थोड़ी देर पहले कि प्रत्येक देश की अगर GDP बढ़ रही हो तो ये जरूरी थोड़ी है कि प्रत्येक नागरिक का कल्याण भी हो रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उस नागरिकों के कल्याण या नागरिकों के जीवन स्तर में क्या परिवर्तन आ रहा है, इसकी गणना करने के लिए यहाँ पर HDI का प्रयोग किया जाता है। अर्थात HDI मानव विकास की स्थिति में किस प्रकार विभिन्न देशों में परिवर्तन हो रहा है इसकी गणना करता है। और जो मैंने बताया आपको कि भारतीय अर्थशास्त्री और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, अर्थात नाम जो बोला मैंने, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री का नाम महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अब बात होती है कि HDI में गणना होती कैसे है, HDI की रैंकिंग या मान, वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो एक तो ये बताया तुम, वैल्यू 0 से लेके 100 तक हो सकती है, कि जिस देश को जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उसमें उतना ही मानव विकास का स्तर ऊपर दिखेगा। HDI के यहाँ पर 3 डायमेंशन हैं जिनके आधार पर वैल्यू ज्ञात की जाती है। तो उन तीनों डायमेंशन को एक बार हम देख लेते हैं कि वो तीनों डायमेंशन क्या है। ये देखें, ये आयाम या डायमेंशन वर्ड, HDI के 3 डायमेंशन। पहला, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। दूसरा है नॉलेज, और तीसरा जीवन यापन का सभ्य मानक, आप कह सकते हो कि लिविंग स्टैंडर्ड का डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड हो। तीनों के आधार पर निकाला जाता है कि उस देश में मानव विकास किस प्रकार से है। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन कैसे पता चलेगा? तो इसकी गणना के लिए सूचक, ये इंडेक्स क्या है, इंडिकेटर क्या है इसका? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का सूचक है।
जन्म के समय बच्चे की जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेशन कितना था, वो कितने वर्ष अनुमानित रूप से जिएगा, इसके आधार पर बताते हैं कि दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत हो रहा है या नहीं। फिर स्कूल में औसत वर्ष कितने व्यतीत किए, या भविष्य में स्कूल में कितने वर्ष औसत रूप से बिताएगा बच्चा, उसके आधार पर उसकी नॉलेज को आंका जाता है। अगर हम कहें किसी बच्चे ने 10 साल तक स्कूल किया था, उसके बाद नहीं जा पाया, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे उसको ABCD आती होगी, उसको काउंटिंग आती होगी, है ना, वो गुणा भाग कर लेता होगा 10 साल तक अगर गया तो, यानी 10 साल तक वो लगभग चौथी 5वीं क्लास तक पहुंच गया, आप अंदाज़ा लगा पाएंगे ना। तो यहाँ पर कुछ उनके मानक बनाए हुए हैं, उतनी डिटेल हमें नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा डिटेल देखना हो तो आप UNDP की वेबसाइट पर भी देखें, अगर देखेंगे आप कहेंगे सर उतना ही ठीक था जितना आपने पढ़ाया था, क्योंकि काम नहीं आता हुआ ना, वो एक रिसर्च हो जाएगी फिर पूरी उसकी। तो नॉलेज का जो आकलन है वो इस आधार पर किया जा रहा है। और तीसरा, जीवन यापन सही हो पा रहा है या नहीं, एक डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड व्यक्ति मेंटेन कर पा रहा है नहीं। तो लिविंग स्टैंडर्ड तो तभी अच्छा मेंटेन होगा जब उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। ग्रॉस नेशनल इनकम प्रति व्यक्ति आय, ग्रॉस नेशनल इनकम में पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो उसका जीवन यापन सुधर रहा होगा। अगर स्कूल में ज़्यादा वर्ष बिता पा रहा है या बिताएगा तो नॉलेज का लेवल बढ़ता जाएगा। और स्वस्थ जीवन व्यतीत करे, दीर्घ जीवन, लंबी आयु हो, वो डिपेंड करता है कि उसकी हेल्थ कैसी है। जन्म के समय उसको कोई ऐसे तो नहीं क्रिटिकल डिजीज़ हो, लाइलाज बीमारी या और कोई विशेष समस्या ना हो। तो इस आधार पर UNDP मानव विकास रिपोर्ट बनाता है। तीनों का अपना अपना एक इंडेक्स बन जाता है। देखें, अब तीनों डायमेंशन थे, तीनों डायमेंशन का इंडेक्स ये क्या था, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, तो इसके लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, इसके लिए एजुकेशन इंडेक्स, और तीसरा GNI इंडेक्स। और तीनों इंडेक्स का प्रयोग करके फिर अपने फॉर्मूले लगा करके लास्ट में HDI की वैल्यू निकाली जाती है। HDI की वैल्यू कितनी है, फिर मैं बोल रहा हूँ, जिस देश की वैल्यू जितनी ज़्यादा वो उतना ही सुदृढ़ है। समझ पा रहे, जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही वो, और आप कह सकते हो कि उसमें मानव विकास का स्तर बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एक छोटी सी मुझे लगता है कि मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ बोल दिया 0 से 100, ये 0 से 100 नहीं, 0 से 1 के बीच में वैल्यू होती है ना, 0 से 1 इसके बीच में HDI की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। 100 नहीं होता वो, मैंने गलती से बोल दिया, लगता है कुछ और दिमाग में आ गया, पॉइंट्स में आता है, इसलिए नंबर आप देखेंगे भारत की रैंकिंग, जैसे भारत की जो वैल्यू मिलेगी तो 0.568 ऐसे वैल्यू मिल रही है, क्योंकि 1 से नीचे ही होता है सारा नंबर। तो अल्टीमेटली जो हम बात समझ पाए कि HDI क्यों प्रयोग किया जा रहा है, तो मानव विकास की गणना के लिए। UPSC यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना सकता है कि ऐसा क्या है। और अगर आप देखेंगे कि जो नंबर 1 रैंकिंग है, सामान्यतः नॉर्वे या जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं वो रैंक में उन पे टॉप में रहते हैं, डेनमार्क, नॉर्वे। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है भविष्य में कभी, वो मेंस के दृष्टिकोण से या इंटरव्यू के दृष्टिकोण से, कि ऐसा क्या है कि नॉर्वे की रैंकिंग बहुत ऊपर रहती है, लगभग टॉप 5 में, पहली बात तो नंबर 1 पे रहता है, और भारत जो है पिछड़ी हुई रैंकिंग है, 100 से नीचे रहती है, ऐसा क्यों? तो उसका एक बड़ा कारण है जनसंख्या। भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो GNI प्रति व्यक्ति आय कम आएगा, और ये कम आएगा तो हमारी इस इंडेक्स में पिछड़ जाएंगे। स्कूल या नॉलेज में भी देखेंगे तो भारत में चूँकि गरीबी बेरोज़गारी दर ज़्यादा है, इतनी अधिक जनसंख्या है, तो स्कूल में बच्चे जा ही नहीं पाते, उनको अपने जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ भी कार्य में संलग्न होना पड़ता है, जो बाल श्रम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फिर नॉलेज, और भारत नॉलेज वाले इंडेक्स में ज़्यादा पिछड़ जाता है ना। बच्चे एनरोल तो हो जाते हैं स्कूल में, उनका एनरोलमेंट पंजीकरण हो जाता है, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। तो आपने देखा होगा उसके लिए मिड डे मील योजना भी शुरू की गई, ताकि वो खाने के लिए, पोषण स्तर प्राप्त करने के लिए कम से कम स्कूल में, उस बहाने उनको पढ़ाया जाएगा, स्कूल में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो सरकार अलग अलग तरह की योजनाएं लाती रहती है। तो तीनों को मिला करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बन गया। हम एक इसको इस चार्ट से भी देख सकते हैं। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसके लिए डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड, GNI पर कैपिटा निकाला जाता है, GNI इंडेक्स बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा है यहाँ पर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इसके लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा, फिर उसका इंडेक्स बन जाएगा। और यहाँ पर भी है नॉलेज, तो नॉलेज के लिए मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग यानी औसत वर्ष, और फिर एजुकेशन इंडेक्स बन जाएगा।
तो तीनों इंडेक्स का प्रयोग करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बन जाता है। तो ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। मेंस में ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, लेकिन कभी पीसीएस एग्जाम में आपको ये काम आ सकता है कि भारत की रैंकिंग एचडीआई में लगातार पिछड़ी रहती है, इसका कारण बताइए। तो भारत की जो समस्या हैं आप जानते भी हैं और आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, अभी बताया भी मैंने आपको, तो उनके आधार पर आप इसका जवाब दे सकते हैं।